नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, इस फ्री जो इनिशिएटिव की पीडीएफ आपको सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है इस फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ। वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे हमेशा, लेकिन इसके साथ साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट आपको आंसर राइटिंग जो है करवाई जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताएंगे आपके साथ हमारे एक्सपर्ट, और कंप्लीट आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ सिंह। वेलकम टू दिस न्यू इनिशिएटिव। यूपी पीसीएस जीएस मेंस के सिलेबस को हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले 3 वीडियोस हमारे आ चुके हैं, ये चौथा वीडियो है। यहाँ पर भी हम पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बाइलिंगुअल होने वाले हैं, और फिर उसके बाद हम डिटेल में उनके आंसर्स को देखेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो भी प्रोग्राम्स हैं उनकी जानकारी के लिए आप इन 2 नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, और फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए ताकि जो भी पिक्चर्स वगैरह यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए शेयर की जा रही है वहाँ पर उसको देख करके आप रिवीजन कर लीजिए। कहा गया है ना, पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड। मतलब एक पिक्चर देख के आप जितना याद कर सकते हैं वो शायद एक नोट्स में उतना कुछ इन्फॉर्मेशन ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे ऑपरेशंस is a welcome step, but the railways also require a comprehensive reform. Discuss. रेलवे परिचालन का निजीकरण एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन रेलवे को व्यापक सुधार की आवश्यकता है। कहना क्या चाह रहा है सवाल? पहले तो आपसे चाहता है कि पार्ट 1 जो भी आप आंसर लिख रहे हैं उसको 2 भागों में बांट के लिखें। पहले पार्ट में आपको इस पे फोकस करना है कि किस तरीके से जो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन किया गया है। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं, बेसिकली रेलवे ऑपरेशंस का, मतलब रेलवे परिचालन का जो निजीकरण किया जा रहा है, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स भी अब रेल चलाने का जो कार्य करेंगे उसको क्यों ये कह रहा है कि एक तरीके का वेलकम स्टेप है, मतलब स्वागत योग्य कदम है। और दूसरा पार्ट जो सवाल का आपको ये डील करना है कि उसमें और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है पूरे रेलवेज़ में, यानी कि सारे के सारे जो रेलवेज़ हैं रेलवे में और व्यापक सुधारों की आवश्यकता है। मतलब ऑपरेशंस यानी कि संचालन के अलावा, परिचालन के अलावा जो और भी रेलवे के फील्ड्स हैं वहाँ क्या क्या रिफॉर्म्स की आवश्यकता है उसके बारे में आपको बात करनी है। तो आपको इसको लिखने के लिए पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, रेलवे की क्या समस्याएं हैं और क्या क्या स्टेप्स अभी लिए गए हैं, और क्या कोई 2 कमिटीज़ के बारे में मैं अभी आज डिस्कस करूँगा, उन 2 कमिटीज़ के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उत्तर प्रदेश लैक्स वाइब्रेंट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। कहता है कि फलों और सब्जियों के सबसे बड़े या वन ऑफ द सबसे बड़े उत्पादकों में से एक होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में जीवंत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का अभाव है। इसके कारण क्या है और इसका क्या सलूशन आप दे सकते हैं? समझ रहे हैं आप कि कहने को तो हम इतना ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करते हैं, इतना ज़्यादा फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेबल प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उतनी जीवंत नहीं है, उतनी वाइब्रेंट नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो इसके कारणों के बारे में बात करनी है। ये सवाल पूछा जा सकता है यूपी पीसीएस में 2021 में ही। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि 2018 में इन लोगों ने फूड प्रोसेसिंग पे सवाल पूछा है। फूड प्रोसेसिंग के बारे में 2018 पीसीएस में ये लोग पूछ चुके हैं, लेकिन वो इंडिया के रिस्पेक्ट में पूछा था। उस समय ये मेगा फूड पार्क की स्कीम चल रही थी, तो इस मेजर फूड पार्क क्या मेगा फूड पार्क जो चल रहे वो स्कीम चल रही थी, संपदा आई थी, तो उसके रिस्पेक्ट में उन लोगों ने पूछा था, लेकिन नेशनल रिस्पेक्ट में या राष्ट्र के संबंध में पूछा था। उत्तर प्रदेश विशेष के रूप में नहीं पूछा है, तो वो चीज़ आपसे पूछ सकता है अब। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है जो आपसे पूछता है कि ट्राइब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस क्या होता है? न्याय का न्यायाधिकरण आप क्या समझते हैं? मतलब सिंपल भाषा में ये पूछना चाहता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा हम न्यायाधिकरण बनाते हैं जिनको आप ट्राइब्यूनल कहते हैं, तो एक तरीके से जस्टिस देने का एक तरीका नया खुल गया, ट्राइब्यूनल बनाना। तो इस पूरे प्रोसेस से आप क्या समझते हैं? दूसरा, व्हाट आर द इश्यूज़ इन्वॉल्व? अगर हम इस तरीके की टेंडेंसी फॉलो करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइब्यूनल बनाते हैं, तो इसके रिलेटेड कुछ इश्यूज़ भी होंगे, उनके बारे में आपको बात करनी है। क्या सच में ट्राइब्यूनल काम के हैं, नहीं हैं? कई साल से बने हुए हैं, तो जो इतने साल की इनकी वर्किंग रही है तो उसके बारे में आपको बात करनी है। तीसरा, आपको बात करना है कि नई गाइडलाइंस क्या आई हैं ट्राइब्यूनल्स को लेकर के। तो क्या ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, ट्राइब्यूनल्स क्या हैं, उनके बारे में आपको फैक्ट्स चाहिए कि भाई कितना केस
उन्होंने निस्तारित कर दिया या डिस्पोजल कर दिया है, कितने केसेस अभी भी पेंडिंग हैं वहाँ पे, बकाया जो कितने केसेस हैं, इनकी कार्य करने की दर क्या है, क्या कमियाँ रह गई हैं, क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ जा रहे हैं, ये सब चीज़ें आपकी रहेंगी। तब जा कर के आप जो इश्यूज़ हैं, जो मुद्दे पूछे गए हैं, उसके बारे में कुछ ठीक ठाक आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम डिटेल में शुरू करते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। आज हम 3 क्वेश्चन ही कर रहे हैं क्योंकि हमारा डिस्कशन थोड़ा डिटेल होने वाला है। ये भी क्वेश्चन रेलवेज़ वाला क्वेश्चन थोड़ा हम डिटेल में लेंगे ताकि रेलवे से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अभी रेलवे वाला सवाल आया कहाँ से, आपने देखा होगा कि आपके सिलेबस में इंफ्रास्ट्रक्चर एक जगह लिखा हुआ है, अवसंरचना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लिखा हुआ है पोर्ट, रेल, रोड, इस तरीके से करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये रेल वाला जो हिस्सा है वहाँ से सवाल बनता है। तो आपको इस चीज़ को पढ़ना कैसे है, इसको पढ़ना ऐसे है कि आपके पास कुछ फैक्ट वगैरह होने चाहिए जो ये शो करे कि रेलवे की क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया में। कुछ ऐसे फैक्ट होने चाहिए जो रेलवे की इंपॉर्टेंस बता दे। दूसरे फैक्ट ये होने चाहिए कि रेलवे की प्रेजेंट कंडीशन क्या है, कितनी कमाई हो रही है, कितना खर्चा कर रही है। ठीक है, और फिर क्या इश्यूज़ चल रहे हैं, कि क्या रेलवे में कमियां हैं, वो चीज़ें आपको पता होंगी तो फिर आप लिख देंगे। 2-3 आपको कमेटी पता होनी चाहिए कि अगर कोई नई कमेटी वगैरह बनाई है तो वो कमेटी की क्या रिकमेंडेशन है। तो इस एक क्वेश्चन की मदद से हम पूरा आज रेलवे वाला सेक्शन कंप्लीट करने वाले हैं, तो आपको इसके बारे में बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होने वाली है। ठीक है, चलिए तो कहते हैं कि तो इस इंफॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं जो कहता है कि इंडियन रेलवे आर द लार्जेस्ट पैसेंजर एंड 4th लार्जेस्ट फ्रेट ट्रांसपोर्टिंग रेलवेज ऑफ द वर्ल्ड। अगर पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा यात्री परिवहन के लिए और चौथा सबसे बड़ा माल परिवहन के लिए रेलवे है। समझ रहे हैं, अगर ये देखा जाए कि कितना फ्रेट मतलब होता है जो मालगाड़ी आप कहते हैं, जो माल या फिर जो गुड्स वगैरह हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस माध्यम से अगर देखा जाए तो 4th लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में। और पैसेंजर के हिसाब से देखा जाए कि कौन सा रेलवे सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स को ट्रैवल कराता है पूरी दुनिया में, तो वो कौन सा है, इंडियन रेलवे। तो ये आपको मैंने बताया कि एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट है कि लार्जेस्ट है 4th लार्जेस्ट फ्रेट के हिसाब से। ठीक, कुछ और फैक्ट हम लेते हैं। देखिए ये कंपैरिजन के लिए है कि 2007 के करीब में, 2007 में हमारी जो रेलवे से अर्निंग थी, 2007 के वित्त वर्ष में हमारी जो अर्निंग थी वो 14.4 बिलियन थी। ठीक, जो बढ़ करके 2015-16 में 26 बिलियन हो गई, 14 से 26 हो गई, 7 से 15 के बीच में। ठीक है, ये रेलवे की अर्निंग है टोटल। आउट ऑफ दिस, जैसे हम बोल रहे हैं कि 26 बिलियन आज की डेट में कमा रहा है, इसमें से 67% और 27%, 67% आप कहाँ से कमा रहे हैं, माल के ढुलाई से। ठीक है, फ्रेट से। 27% आप कमा रहे हैं पैसेंजर से। देखिए फैक्ट से घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लिख लेंगे आपको याद हो जाएगा। और बिलीव मी, ये आप लिखते हैं तो वहाँ पर एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं बताता हूँ क्यों। आपने लिखा कि जो भी कमाई रेलवे कर रहा है, 100 रुपये अगर कमा रहा है तो उसमें से 67 गया किसके पास, माल के ढुलाई की वजह से, 27 यहाँ पर आ गया, और बाकी जो बचा तो आपको पता है IRCTC वगैरह ये सब चलता है रेलवे का, तो उसमें भी कुछ परसेंटेज है। ठीक है, अब ये आपको लग रहा होगा कि दिस लुक्स प्रॉमिसिंग, बट द शेयर ऑफ रेलवे इन टोटल फ्रीट कैरीड हैज़ डिक्लाइंड फ्रॉम 86% इन 1950-51 टू 35% इन 2011-12। अब पूरा फैक्ट एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं पहली बात मैंने बताई कि दुनिया में अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा पैसेंजर कौन सा रेलवे ट्रांसफ़र करता है तो इंडिया है, इंडियन रेलवे। और माल यानी कि फ्रेट तो 4th लार्जेस्ट है। ठीक है, ये फैक्ट हो गया। दूसरा हमने पढ़ा कि पहले 2007 में 14 बिलियन के करीब कमाई थी, जो कि अब 26 बिलियन के करीब होती है। 26 बिलियन में से 67% तो आपका सिर्फ आता है किससे, माल की ढुलाई से, फ्रेट से। और कम पैसा आता है, 27% के करीब आता है पैसेंजर को ले आने ले जाने में। तो आपको लग रहा होगा कि भाई 67% तो माल से आ रहा है, फ्रेट से आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि रेलवे सस्ता होने के बावजूद, रेलवे सस्ता माध्यम होने के बावजूद समय के साथ इसमें कमी आई है। कमी किस चीज़ में आई है, पहले 86% जो भारत का सामान होता था उसका ट्रांसफ़र रेलवे के थ्रू होता था। कब की बात कर रहा हूँ, 1950-51 में। आज की डेट में केवल 35% जो टोटल सामान है वो रेलवे के थ्रू जाता है। बाकी मैक्सिमम हिस्सा किसके पास है, अब रोड्स के पास है। आप खुद सोचिए, रोड और रेलवे में एफिशिएंट ज़्यादा कौन है,
लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ज़्यादा एफिशिएंट हमेशा रेल है। आप एक गाड़ी ट्रक की लेके निकलेंगे कश्मीर से कहाँ तक, कन्याकुमारी तक, तो एक गाड़ी सामान जा रहा है। अगर मैं वही कोई ट्रेन लेके चलता हूँ वहाँ से कन्याकुमारी तक, तो कितनी एफिशिएंट है। तो ज़्यादा फ़ायदा, ज़्यादा कम पैसा आपका रेल के थ्रू लगेगा। लेकिन इसके बावजूद क्या ऐसा हुआ कि 86% जो रेलवे हमारे सामान की ढुलाई करता था, वो आज की डेट में सिर्फ 35% कर रहा है। और क्यों? रोड आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इससे आपको समझ में आएगा कि हमारे रेलवेज में कुछ कुछ समस्याएं चल रही हैं। ठीक है, अब हम उसके बारे में आके डिटेल में बात करेंगे। तो जब आप रेलवे के बारे में बात करते हैं, रेलवे के बारे में पढ़ते हैं, तो आपका जो कंसर्न होता है, आपको 3 4 5 चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहिए। पहला आपको पढ़ना चाहिए पैसेंजर्स के बारे में। रेलवे में एक पैसेंजर वाला सेक्शन है, पैसेंजर्स को क्या क्या खराब कमियाँ आ रही हैं, पहले डिटेल में पढ़ लेते हैं, एक ऊपर ऊपर से ओवरव्यू। सबसे पहले रेलवेज़ के बारे में पढ़ना है, तो एक साइड आपका दिमाग जाता है पैसेंजर वाले सेक्शन पे, दूसरा आपका जाता है फ्रेट के सेक्शन पे, जो सामान को ढुलाई उलाई उसमें क्या समस्याएं चल रही हैं, तीसरा रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या समस्याएं चल रही हैं। इन 3 चीज़ों के बारे में आप डिटेल में अगर जानकारी ले लें, तो रेलवे के बारे में कोई भी सवाल आएगा आप उसको अच्छे से डील कर सकते हैं। ठीक है, हमने बोला सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा पैसेंजर्स पे। तो पैसेंजर में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। आपने अभी 2 3 दिन पहले की न्यूज़ देखी होगी कि लगातार 2 3 ट्रेन ऐसी हैं, शताब्दी तक की ट्रेनें हैं, जो ट्रेन में चलती ट्रेन में आग लग जा रही है शॉर्ट सर्किट की वजह से, ये वो टाइप। बाकी रेल पलटने के हाथ से आपको पता ही है। ठीक है, डीरेल हो जाती हैं ट्रेन, रेल आपस में लड़ जाती हैं, हेड ऑन कोलिजन्स जो होते हैं ये सब। तो ये सब किस चीज़ की तरफ दर्शाते हैं? सेफ्टी की तरफ। तो ये एक है सबसे बड़ा इशू रेलवेज़ में कि इंडियन रेलवे में सेफ्टी नहीं है। ठीक है, पहली बात। अब ये सेफ्टी जो आपको अभी आजकल दिख रहा है वो तो है ही, उसके बाद पैसेंजर जो अंदर चल रहे हैं छिनैती वगैरह और ये सब तो है ही। ठीक है, तो पहला ये हो गया। दूसरा आपकी समस्या क्या है कि सर्विसेज डिलीवरी, आईआरसीटीसी का खाना खा करके सबकी तबीयत तक ख़राब हो सकती है ना। खाना आप सब बहुत ख़राब देते हैं वो लोग, सर्विसेज बहुत ख़राब देते हैं। फिर लास्ट में आपको क्या पढ़ना है पैसेंजर वाले सेक्शन में? प्राइवेट ऑपरेशन, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको रेलवेज़ के बारे में डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हमने बोला कि जब हम पैसेंजर्स की बात करते हैं तो हमको सेफ्टी पे काम करना है, सर्विसेज उनकी अच्छी हो जाए, प्लस प्राइवेट ऑपरेशंस के बारे में बात करना है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट ऑपरेशन अभी करंट अफेयर्स में था। तो अब हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे ऑपरेशंस। अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फ्रेट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात कर सकते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर रेलवे ऑपरेशंस को प्राइवेटाइज करने की बात करी है। रेल मतलब कुछ ट्रेन होंगी जो प्राइवेट लोग चलाएंगे। कतई इसका ये मतलब नहीं कि रेलवे, भारतीय रेलवे प्राइवेट लोग को बेची जा रही है, ऐसा कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये है परिचालन का निजीकरण, पहली बात। दूसरी बात, द बिगिनिंग ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन फॉर ऑपरेशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज ऑन एग्जिस्टिंग रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारे पास अभी रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी में सिर्फ एक चेंज हो रहा है, जो बुनियादी ढांचे आज की डेट में हमारे पास मौजूद हैं उस पर सिर्फ एक चीज़ होगा कि अभी तक वहाँ पे भारतीय रेलवे रेल चला रहा था, प्राइवेट लोग चलाएंगे। जैसे तेजस है, आईआरसीटीसी चला रहा है उसको, कोई और ट्रेन होंगी, तो वो जैसे प्राइवेट प्लेयर्स आते जा रहे हैं वो लोग ट्रेन का परिचालन करेंगे। ठीक है, वो खुद की ट्रेन लाएंगे, वो चलाएंगे, ऐसा कुछ सिस्टम है। अब ये क्यों ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए क्यों ज़रूरी है। अब इसमें हम देखते हैं, भारतीय रेलवे का ही डेटा है जो कहता है कि 2019-20 में कोई 5 करोड़ ऐसे पैसेंजर्स थे जिनको ट्रेन एकोमोडेट नहीं कर पाई। कोई 5 करोड़ ऐसे पैसेंजर्स थे जिनको भारतीय रेलवे समायोजित नहीं कर पाया। समायोजित नहीं कर पाए का क्या मतलब है? मतलब ये है कि इतनी सारी वेटिंग थी, इतने सारे मतलब आरईसी था, ये था, जिन भी कारणों की वजह से जो आदमी 5 करोड़ ऐसे लोग थे जो ट्रेन से कहीं ना कहीं सफ़र करना चाहते थे, लेकिन हमारे रेल की सुविधाओं में कमी थी जिसकी वजह से उनको टिकट नहीं मिल पाया। यानी कि कुल मिला के घुमा फिरा के क्या कहना चाह रहा है कि 5 करोड़ लोग को टिकट नहीं मिला क्योंकि भारतीय रेलवे में सामर्थ्य की कमी थी, हमारे पास ट्रेन्स नहीं थी, सीट्स कम थी, इस तरीके के जो भी रीज़न है। ठीक है, तो 5 करोड़ ऐसे लोग हैं। तो आपको ये याद रखना कि 5 करोड़ लोग 2019-20 में ऐसे थे जिनको ट्रेन एकोमोडेट नहीं कर पाई। दूसरा है कि आप सब लोग को पता है, आप ट्रेन से चलते होंगे, पुअर सर्विसेज मिलती हैं हमको, मॉडर्नाइजेशन की बहुत कमी है, अभी भी वो पुराने टाइप के सिस्टम सब चल रहे होते हैं हमारी ट्रेन में, है ना। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फंड्स की कमी है। अगर फंड्स आ जाते हैं, प्राइवेट लोग आएंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा, नई तरीके की ट्रेन्स आएंगी, तो कुछ सुधार होने की गुंजाइश है। ठीक है, तीसरा कहता है डिक्रीजिंग मॉडल शेयर ऑफ रेलवेज डिस्पाइट बीइंग मोर इकोनॉमिकल देन रोड्स।
कि सड़कों की तुलना में अधिक किफ़ायती होने के बावजूद रेलवे का हिस्सा घटता जा रहा है। पैसेंजर्स में भी ज़्यादा पैसेंजर अब रोड से ट्रैवल कर रहे हैं, और फ्रेट में भी, माल में भी ज़्यादा माल कहाँ, हमने बताया 86% 1950 में किससे ट्रैवल होता था, रेल से सामान, और वही अब केवल 35% सामान होता है जो रेलवे से इधर उधर जाता है, बाकी सब कुछ रोड ने खींच लिया है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये भी प्राइवेट अगर सेक्शन आता है तो हो सकता है इसमें भी कुछ सुधार होने की गुंजाइश है। ठीक है, फिर क्या कहता है कि हमने बात करी थी कि आपको पता है कि मैक्सिमम पैसा, हमने बात करी थी वो वाला फैक्ट जो था कि 67%, जो पहला फैक्ट हमने बताया था, 67% पैसा फ्रेट यानी कि माल से आ रहा है, 27% पैसा केवल आ रहा है पैसेंजर से। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय रेलवे एक सिस्टम फॉलो करता है जिसको कहते हैं क्रॉस सब्सिडी। सब्सिडी आपको पता है, क्रॉस सब्सिडी मतलब क्या होता है, मतलब कोई एक चीज़ है, कोई बी चीज़ है, तो इसको सस्ता करने के लिए इसके ऊपर भार अगर डाल दें तो इसको होता है क्रॉस सब्सिडी। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे। ये होता है फ्रेट मतलब होता है जो माल वगैरह हम इधर उधर ट्रांसफ़र करते हैं, गुड्स, और ये होते हैं पैसेंजर। तो भारतीय रेलवे क्या करता है कि पैसेंजर्स के किराए कम हो। मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैसेंजर का किराया 100 रुपये होना चाहिए, लेकिन भारतीय रेलवे इनको सब्सिडी देता है हम लोग को, और हमारा रेलवे क्या करता है, खर्चा कम करके हमको वो टिकट बेचता है 80 रुपये में, यानी कि हर पर्सन पे इसको 20 रुपये का नुकसान हो रहा है। बिकना चाहिए था उसको 100 रुपये का टिकट, लेकिन बेच रहा है 80 रुपये में। तो ये जो 100 रुपये की जगह 80 में बेच रहा है, तो हर 20 रुपया जो नुकसान हो रहा है वो रेलवे यहाँ से वसूलता है, वो फ्रेट का किराया बढ़ा देता है। इसी को हम कहते हैं क्रॉस सब्सिडी, कि यहाँ के लोगों को सब्सिडी दे रहा है पैसेंजर को, लेकिन बढ़ा कहाँ दे रहा है, फ्रेट के सेक्शन में। ठीक है, इसकी वजह से होगा क्या कि आपको आने जाने में तो सस्ता लगेगा आपका रेलवे, लेकिन जो वस्तुएं आ जा रही हैं उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा। चूँकि वस्तुओं का कॉस्ट बढ़ जाएगा, यही कारण है कि एक समय 86% वस्तुएं जो ट्रेन के थ्रू जाया करती थी आज के डेट में 35% हो गई हैं। एक कारण है ये। ठीक है, क्योंकि रेलवे महंगा लग रहा है लोगों को सामान भेजने के लिए। एटलीस्ट पैसेंजर के लिए तो सस्ता है क्योंकि सब्सिडी मिल रही है, लेकिन सामानों के लिए महंगा है। इसका एक दूसरा नुकसान भी है कि अगर सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो कॉस्ट है वो बढ़ रहा है किसी भी वजह से, अब यहाँ पे रेलवे ने चार्ज बढ़ा दिया, उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये सामान भी आपको अब महंगा मिलेगा। तो एक तरीके से भले ही आप रेलवे में ट्रैवल करते समय आपका कुछ पैसा बच गया, लेकिन चूंकि उस सामानें जो महंगी होती जा रही हैं तो घुमा फिरा के आपको ही चपत लग रही है। ठीक है, तो हम बात ये कर रहे थे कि रेलवे क्या करता है, अभी क्रॉस सब्सिडी देता है, जिसकी वजह से फ्रेट सेगमेंट जो है, जो माल खंड है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो अगर प्राइवेट सेक्शंस आते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं, तो प्राइवेट प्लेयर्स क्या करेंगे, इस तरीके की सब्सिडी शायद ना दें। अगर इस तरीके की सब्सिडी नहीं देंगे तो हो सकता है कि फ्रेट के ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्ज रेलवे लगा रही है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे कि यार फ्रेट पे अगर, अरे प्राइवेट प्लेयर्स अगर सब्सिडी नहीं देंगे तो रेल महंगी हो जाएगी। तो हाँ, ये बात सच है, क्योंकि आपने देखा होगा कि तेजस वगैरह जो ये सब ट्रेन हैं, इनका किराया बाकी ट्रेन से थोड़ा महंगा है, क्योंकि भारत में कई तरीके के लोग रहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनको सर्विसेज से मतलब, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि पैसा अगर 200 400 500 रुपये अधिक है तो वो देने को तैयार हैं। समझ रहे हैं आप? तो एक कमेटी है, वो कहती है, विवेक देवराय कमेटी ये कहती है कि भारतीय लोग पैसा खर्च करने को तैयार हैं, आप उनको अच्छी सुविधाएं तो दें। ठीक है, हालांकि मेजर जनता भारत की वही है जिसको अभी भी सब्सिडी की ज़रूरत है, मैं उस चीज़ को नहीं नकार रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग बात ये कर रहे हैं कि कैसे प्राइवेट सेक्टर्स के आने से फ़ायदा मिलेगा, तो उसमें हम अलग अलग पॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत ये पॉइंट हमारा था। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि राकेश मोहन कमेटी क्या कहती है। राकेश मोहन कमेटी कहती है कि भारतीय रेलवे एक तरीके की दुष्चक्र में फंसा हुआ है, विशियस साइकिल ऑफ अंडर इन्वेस्टमेंट में फंसा हुआ है। मतलब आप कम कमा रहे हो, उसके बाद कम इन्वेस्ट कर रहे हो, कम इन्वेस्ट कर रहे हो तो कम सर्विसेज दे रहे हो, उसकी वजह से फिर से कम कमा रहे हो, फिर कम इन्वेस्ट कर रहे हो। तो इसको कहता है वो विशियस साइकिल ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। एक दुष्चक्र है अंडर इन्वेस्टमेंट का, कम इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और इस दुष्चक्र से बाहर निकलने के लिए आपको बाहर से इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और वो इन्वेस्टमेंट कौन लेके आएगा? प्राइवेट प्लेयर्स, अगर आप प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे ऑपरेशन करेंगे तो। ठीक है, परिचालन का अगर आप प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो वो लोग क्या लेके आएंगे? बाहर से निवेश लेके आएंगे, और वो निवेश आपको इस दुष्चक्र से बाहर निकालेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विवेक देवराय कमेटी भी इसके लिए रिकमेंड करती है। किसके लिए? कि प्राइवेट सेक्टर को और बुलाओ। तो हमने बोला था कि दो कमिटीज़ की बात करेंगे, तो राकेश मोहन कमेटी और विवेक देवराय कमेटी। आपका रेलवे का कोई क्वेश्चन है उसमें ये दोनों कमिटीज़ के नाम आपको लिखने ही लिखने हैं, सीधी बात, रट लो इसको।
फिर क्या, विवेक तोबरा कहते हैं ये लिबरलाइज कर रहा है रेलवेज को, प्राइवेटाइज नहीं कर रहा है। मेरे हिसाब से आपको उदारीकरण और निजीकरण के बीच का डिफरेंस पता होगा। उदारीकरण का मतलब ये होता है कि वो ऐसी कोई भी क्षेत्र जिसमें पूर्ण रूप से अभी तक सरकारी निकाय जुटे हुए थे, सरकारी निकाय ही वो आपको सेवाएं दे रहे थे, वहाँ पर अब कुछ हद तक प्राइवेट प्लेयर्स भी वो सर्विसेज आपको देंगे। ये होता है उदारीकरण, कि हम कुछ उदारवादी नीति अपना रहे हैं जिसमें हम आपको भी खेलने की जगह दे रहे हैं, क्या आओ आप भी खेलो, ठीक है। तो ये होता है निजीकरण नहीं, ये उदारीकरण होता है। तो विवेक देवरा यही कहते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स अगर आके ट्रेन चला रहे हैं तो किसी भी तरीके का निजीकरण नहीं है, ये उदारीकरण का एक एग्जाम्पल है। फिर कहते हैं कि इन कदमों से करीब 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा, 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा, इसलिए भी ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक छोटा सा बैकग्राउंड हमने पढ़ा कि भाई रेलवेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा 4th लार्जेस्ट फ्रेट में और फर्स्ट हैं लार्जेस्ट है पैसेंजर में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से आज की डेट में लोग पैसेंजर्स भी रेल से कम ट्रैवल कर रहे हैं, प्लस फ्रेट यानी कि माल खंड में करीब 86%, जो 1950 में समान 86% रेल से जाया जाता था, वो 2015 में कितना हो गया है, 35% के करीब आ चुका है। तो ये कमी क्यों आई है, तो उसने फिर बताया कि भाई रेलवे में कई सारी कमियां हैं, उस कमियों को हमने बढ़ा कई खंडों में। पैसेंजर्स में कुछ, पैसेंजर वाले सेक्शन में कुछ कमी है, फ्रेट मतलब माल ढुलाई में कुछ कमी है, फिर इसके एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ कमी है। अभी हम पूरा फोकस कर रहे हैं रेलवे के पैसेंजर वाले सेक्शन पे। हमने बोला पैसेंजर वाले सेक्शन में क्या क्या कमी है, सेफ्टी की कमी है, आपके सर्विसेज की कमी है, और प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है। उसी के अंदर हम पढ़ रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन करने पे क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक, और वो अभी हमने ये यहाँ और यहाँ पढ़ा। अब हम ये कहते हैं कि क्यों प्राइवेटाइजेशन नहीं करना है, क्यों प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं लाना है। तो सबसे पहले तो आपका यही दिमाग चल रहा होगा कि प्राइवेट प्लेयर लाएंगे तो अपने हिसाब से वो किराया रखेंगे, ठीक ठाक मज़े का पैसा। भाई सस्ते में कैसे चलेंगे एसी में, सस्ते में कैसे जाएंगे ट्रेन में हम लोग, तो समस्या बढ़ेगी। पहली बात तो ये है, ठीक है। राकेश मोहन कमेटी क्या कहती है, राकेश मोहन कमेटी कहती है रेलवे आर मोर अ पब्लिक सर्विस। रेलवे एक तरीके की क्या कर रहा है आज की डेट में, सार्वजनिक सेवा कर रहा है। क्यों, क्योंकि क्रॉस सब्सिडी देता है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने सुलभ कराता है, कम पैसे में ट्रैवल कराता है। तो भारत की गरीब जनता, यहाँ दुनिया भर के 28% गरीब भारत में रहते हैं, ऐसी गरीब जनता के लिए उतनी बड़ी बड़ी हाई फाई ट्रेन की ज़रूरत नहीं है। उनको तो भाई अभी बेसिक्स पे, कई लोग बेसिक्स उनको नहीं मिल रही हैं, तो उतनी बड़ी बड़ी ट्रेन की क्या आवश्यकता है। तो रेलवे एक तरीके क्या कर रहा है, सार्वजनिक सेवा लेके आ रहा है, तो सार्वजनिक सेवा करता है, पहली बात। तो वो ये कहते हैं यहाँ पर, वो दो तरीके की बात करते हैं। राकेश मोहन क्या कहते हैं कि चूंकि रेलवे क्रॉस सब्सिडाइजेशन करता है, तो चूंकि रेलवे क्रॉस सब्सिडाइजेशन करता है, तो अभी भी जो रेलवे अपनी ट्रेन चलाएगा वो तो सस्ती रहेंगी, है ना, और जो प्राइवेट वाले चलाएंगे वो महंगी रहेंगी। तो प्राइवेट प्लेयर का तो आने में यहाँ पे नुकसान है, क्योंकि उनकी ट्रेन महंगी पड़ रही है, तो आप कंपटीशन कैसे करोगे इस सस्ती ट्रेन और महंगी ट्रेन में। तो ये राकेश मोहन का एक तर्क है। वो ये कहते हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स को आने में शुरुआत में समस्या होगी, क्योंकि उनकी ट्रेन तो महंगी दिखेगी, क्योंकि अभी भी रेलवे क्रॉस सब्सिडी तो बंद करेगा नहीं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव नहीं रह सकते, उनको प्रतिस्पर्धा नहीं मिलेगी यहाँ पर। दूसरी चीज़ क्या कहता है, प्राइवेट सेक्टर हमेशा उस चीज़ के लिए काम करता है जहाँ पर फ़ायदा उसको मिल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि भारत के किसी सुदूर कोने में प्राइवेट सेक्टर क्यों ट्रेन चलाएगा। भारतीय रेलवे अभी जम्मू एंड कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रहा है, पूरी तरीके से पहाड़ों में रेलवेज बनाए जा रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े ब्रिज बनाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या जम्मू कश्मीर की इतनी बड़ी जनता है कि वो पूरा इन्वेस्टमेंट का पैसा आपको मिल जाएगा, या उतनी सारी वहाँ पे ट्रेन चलेंगी, ऐसा नहीं है। तो ये क्यों कर रही है सरकार, क्योंकि सरकार एक सोशलिस्ट माइंड से चलती है, समाज सेवा उसको करना है, समाज के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व उसको कहते हैं कि उसको समाज के प्रति जिम्मेदार बनना है, ठीक है। तो उन चक्करों में, उस बाध्यता के तहत सरकार तो ऐसा करेगी, लेकिन प्राइवेट प्लेयर कभी ऐसे रूट्स पे ट्रेन नहीं चलाएगा जहाँ पे बहुत गिने चुने लोग जा रहे हैं। उसको तो वो रूट चाहिए जहाँ पे बहुत भीड़ चल रही है ना। तो इस तरीके से जो एक तरीके का सोशल सर्विस जो होती है रेलवे से, वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब प्राइवेट प्लेयर रन करेंगे। 2 पॉइंट्स हो गए हमारे, आपस में मिलते जुलते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कनेक्टिविटी वाली समस्या आएगी। फिर तीसरी प्रॉब्लम जो कहते हैं कि ये कहते हैं कि आज की डेट में मैक्सिमम जो दिक्कत है ट्रेन की, वो इसलिए है क्योंकि इस जो रेल के ट्रैक्स हैं वो ओवर ऑक्यूपाइड हैं।
मतलब जितना उन पर ट्रेन चलने चाहिए उससे ज़्यादा चल रही हैं, जितना डेंसिटी होनी चाहिए उससे ज़्यादा चल रही हैं। तो आपको ज़रूरत थी नई ट्रेन लाइन बिछाने की, आपने उसी लाइन पे नए ट्रेन को चलने की अनुमति दी थी। तो ये समस्या का निस्तारण नहीं करेगी। आज की डेट में ट्रेन क्यों लेट होती हैं? क्योंकि एक ट्रेन यहाँ खड़ी होकर के दूसरे को पास होने का टाइम दे रही है। इस चक्कर में कोहरा आ गया तो रुकना पड़ रहा है। इस चक्कर में सब क्या समस्याएं हो रही हैं कि ट्रेन जो है वो लेट हो रही हैं। अभी आप क्या कर रहे हो कि इसी ट्रेन ट्रैक पर एक नए प्राइवेट प्लेयर्स को भी आने कह रहे हो। जब प्राइवेट प्लेयर आएगा तो वो भी तो इसी रूट पे चल रहा है, तो कैसे वो कर देगा कि उसकी ट्रेन लेट नहीं होगी? यानी कि कहीं ना कहीं छिपी मंशा ये भी हो सकती है कि भाई जो सरकारी ट्रेन है उनको क्या करो, उनको रोक के रखो यहाँ साइड में, प्राइवेट वाले को। जैसे आज की डेट में आप देखते होंगे कि सस्ती ट्रेन से जा रहे हैं तो आप देखेंगे राजधानी को पास कराने के लिए आपकी ट्रेन रोक दी जाती है ना। तो वो दिन दूर नहीं कि फिर आपकी ट्रेन को रोक करके फिर कोई प्राइवेट ट्रेन को पास कराया जाएगा। तो ये तरीके की समस्या है। तो समस्या का अगर आपको रियल सोल्यूशन ढूंढना है तो आपको नए ट्रैक्स बिछाने चाहिए अपनी, और रेलवे डेंसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़िए। फिर क्या, हाँ, तो अब हमने ये बात कर ली कि क्यों प्राइवेटाइजेशन करना है, क्यों नहीं करना है, नॉट। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इनके बारे में कि रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंजेस किए गए हैं, फ्रेट वाले सेक्शन में क्या चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, अभी जो अदर स्टेप्स रेलवे ने लिए हैं जिनको मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, वो क्या क्या है। रेलवे ने रीस्ट्रक्चर किया है अपने रेलवे बोर्ड को, और इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज क्रिएट की गई हैं। अभी आपको पता है कि रेलवे में आपको जाना है तो आपको पता होगा, आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, यूपीएससी में कुछ लोग को रेलवे वाला भी मिलता है। ठीक है, इंडियन रेलवे सर्विसेज जो हैं, और कुछ लोग आईईएस का एग्जाम देते हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो यूपीएससी ही करवाती है, वो लोग भी रेलवे में जाते हैं। तो अभी 2 तरीके से आप रेलवे में जा रहे हैं, और करीब रेलवे में 8 सर्विसेज हैं। तो रेलवे ने क्या किया है कि इन 8 सर्विसेज को अब ग्रुप करके क्या बना दिया है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज, आईआरएमएस। ये एक तरीके की सेंट्रल सिविल सर्विसेज होंगी, केंद्रीय सिविल सर्विस होगी, जिसकी परीक्षा भी यूपीएससी ही करवाएगा। लेकिन अभी जो 2 तरीके से आप ईएस के थ्रू और एएस मतलब यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज के थ्रू जा रहे थे, वैसे नहीं, अब इसका एक अलग परीक्षा होगा। ठीक है, तो ये इन्होंने चेंजेस किए हैं। प्लस अपने जो इनका मैनेजमेंट है रेलवे बोर्ड में इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा जिसमें मैं रेलवे की सेफ्टी वाली आपसे बात करूँगा। रेलवे की सेफ्टी कैसे हम सुधार सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा, रेलवे की सर्विसेज कैसे सुधार सकते हैं, तीसरी चीज़। रेलवे बोर्ड में क्या चेंजेस हुए हैं, ये चीज़। रेलवे बोर्ड में क्या चेंजेस हुए हैं, वो चीज़। और विवेक देबरॉय कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी थी, उसमें से क्या क्या फुलफिल हो गई हैं, इसके बारे में हम एक डिटेल क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है, एक पूरा ऊपर से एक तरीके का आपको खाका प्रोवाइड कर दिया गया है। जी, जहाँ पर ये नोट्स आज आप बना रहे हैं वहाँ पे कुछ जगह छोड़िएगा, ताकि रेलवे का एक और क्वेश्चन करा दूंगा तो उससे आपकी पूरी नोट्स कंप्लीट हो जाएगी रेलवे के बारे में। ठीक है, फिर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके अगल बगल आप लिख देंगे, या डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं तो आप जो करंट अफेयर पढ़ेंगे अब रेलवे से रिलेटेड, वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, विवेक देवराय कमेटी जो सेटअप की गई थी उसने एक और बात कही कि आपको एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बनाना चाहिए रेलवेज के लिए, और रेलवे के कोर फंक्शन को नॉन कोर फंक्शन से अलग करना चाहिए। कोर फंक्शन रेलवे का क्या है कि ट्रेन चलाए, नॉन कोर फंक्शन क्या है, अगर रेलवे स्कूल चलवा रहा है तो उसको बंद करो भाई। रेलवे का काम स्कूल चलाना नहीं है, रेलवे का काम हॉस्पिटल चलाना नहीं है, आप सिर्फ अपने कोर फंक्शन पे काम करो। ये काम करता है कमेटी रिकमेंड करती है, कौन सी, विवेक देबरॉय कमेटी कहती है। ठीक है, फिर फ्रेट सेक्शन के लिए आपको क्या ज़रूरत है बनाने की, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको भी पढ़ेंगे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर समर्पित माल गलियारे क्या होते हैं, भारत में कौन कौन से हैं, कहाँ से कहाँ बन रहे हैं। ठीक है, उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, ये सब डिटेल में हम पढ़ने वाले एक सवाल। तो अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ हमने ये फोकस किया कि प्राइवेटाइजेशन करना है, नहीं करना है, क्यों नहीं करना है। साथ साथ हमने ये देखा कि जब रेलवे के बारे में हमको पढ़ना है तो क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी चाहिए। ठीक है, Question number 2, despite being one of the largest producer of fruits and vegetables, Uttar Pradesh lacks vibrant food processing industry. कि भारत में सब्जियों और फलों के एक बड़े उत्पादक होने के बावजूद
उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण के जीवंत उद्योगों का अभाव है। इसके कारण बताइए और सॉल्यूशन जो है उसको प्रस्तावित कीजिए। ठीक है, बेसिकली आपसे ये जानना चाह रहा है भाई उत्तर प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इतनी अच्छी क्यों नहीं है। ठीक है, तो कुछ फैक्ट के साथ शुरू करते हैं। याद रहे तो अच्छी बात है, वैसे याद करना चाहिए आपको, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जहाँ आपको पता है किसी से सवाल पूछेगा भाई, तो ये फैक्ट तो याद करके रखो ही। उत्तर प्रदेश प्रोड्यूसर्स 21% ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। भारत में जितना भी फूड प्रोडक्शन हो रहा है फूड ग्रेन्स का, अनाज का, उसका उत्पादन, उसमें से 21% उत्पादन उत्तर प्रदेश कर रहा है। ठीक है, दूसरा 10% ऑफ फ्रूट्स एंड 15% ऑफ वेजिटेबल प्रोड्यूस्ड इन इंडिया कम्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश। पूरे भारत में से का 10% फ्रूट्स और 15% वेजिटेबल कौन प्रोड्यूस कर रहा है? उत्तर प्रदेश। तो जब इतनी भारी मात्रा में आपका प्रोडक्शन है, ये देखो आप कि 21% आपका फूड ग्रेन्स हो गया, 10% फ्रूट्स हो गया, 15% वेजिटेबल्स हो गया, तो आखिर ऐसे क्या कारण है कि आपके यहाँ खाद्य प्रसंस्करण की जो इकाइयाँ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो काम नहीं कर रही हैं, अच्छा काम नहीं कर रही हैं। आप वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया क्यों नहीं उभर रहे हो? ठीक है, ये बात करते हैं। इसमें आपको क्या क्या याद होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो समस्या क्या है, समस्या, ठीक है, प्लस पोटेंशियल क्या है आपका, ये भी तो पता होना चाहिए। कि आपको ये लिखना पड़ेगा कि भारत का, अरे उत्तर प्रदेश का पोटेंशियल क्या क्या है। एक तो पोटेंशियल यही हो गया फैक्ट कि 10% फ्रूट, 11% के करीब और 15.4% वेजिटेबल। अब इससे अचार बनाना है, किसी भी तरीके का पापड़ बनाना है, कुछ भी बनाना है, जली बनानी है, जैम बनाना है, ये सब आप कर सकते हैं। क्या आपका पोटेंशियल ही तो शो कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को विभाजित किया जा सकता है। कृषि जलवायु क्षेत्र क्या होते हैं? कृषि जलवायु क्षेत्र मोटा मोटा आप ये समझिए कि जैसे 9 भागों में अगर बांटा गया है, तो इन 9 भागों के अपने अलग अलग कुछ खासियत होगी। किस किस चीज़ की खासियत? इनके तापमान, इनकी मिट्टी, यहाँ पे जो वर्षा की क्वांटिटी है, मानव संसाधन की क्षमताएं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एग्रो क्लाइमेटिक या कृषि वायु जलवायु क्षेत्रों का निर्धारण किया जा सकता है। अब ऐसे 9 क्षेत्र हैं। 9 क्षेत्र का मतलब ये आपको डाइवर्सिटी या विविधता दिखा रहा है। विविधता का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर मिट्टी, तापमान, वर्षा, मानव संसाधन की विविधता है, उसी प्रकार यहाँ पर खेती की भी विविधता हो सकती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अलग अलग तरह की चीज़ें उगाई जा सकती हैं जो आपके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या कर सकती हैं? कंट्रीब्यूशन प्ले कर सकती हैं। तो ये याद रखना है। जब हम एग्रीकल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश पढ़ेंगे तो ये 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, कौन सी हैं, कहाँ हैं, ठीक है, इनकी खासियत क्या होती है और क्या क्या इनके फ़ायदे, क्या हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाउएवर द स्टेट हैज़ फेल्ड टू रियलाइज इट्स ट्रू पोटेंशियल। हालांकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास करने में विफल रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा शुरुआती खेल। अब डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या कारण है भाई। अब ज़रा ये सोचिए कि किसी भी तरीके की इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, उसके फेल होने के क्या रीज़न्स हो सकते हैं? उसके रीज़न वही होंगे जो उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर के फेल होने के रीजन्स हैं। समझ में आ गया होगा आपको? अगर कोई पूछे कि क्यों एग्रीकल्चर उत्तर प्रदेश में ख़राब है, तो जो पॉइंट्स आप लिखेंगे वही यहाँ भी लिखना है शुरुआती टर्म्स में। फिर आप ये लिखेंगे कि इंडस्ट्री क्यों नहीं वो बन पा रही है। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं एग्रीकल्चर ही इन जनरल क्यों ख़राब है। तो ये आपको पता होगा कि फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग, खंडित भूमि जोत, एक एक आदमी के पास बहुत छोटा छोटा हिस्सा लैंड का है। आपको पता होगा कि दादा लोग बहुत ज़्यादा बना गए होंगे, फिर 9 भाई होंगे, 10 भाई होंगे, उनमें बटा होगा, करते करते आप तक तो शायद 1 बीघा भी नहीं बचता होगा, है ना। तो ये क्या है, 1 बीघा भी नहीं, 1 एकड़ खेत नहीं लोगों के पास। ये है, देखिए 80% जो टोटल लैंड होल्डर उत्तर प्रदेश में है, उनके पास 1 हेक्टेयर से कम की भूमि है। समझ रहे हैं कि कुल भूमि धारकों में से 80% तो ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर भूमि भी नहीं है। 80%, मतलब 80% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की भूमि है। तो ऐसे लोग किस तरीके की खेती करते हैं? जाहिर सी बात है, अगर उनके पास एक खेती कम है तो वो इस तरीके की खेती करते होंगे कि बस अपने खाने पीने का हो जाए।
कुछ लोग अगर बाहर रह रहे होंगे तो खेत अधिया पर देके गए होंगे। अधिया वगैरह आप समझते होंगे अगर आप गांव के बारे में थोड़ी जानकारी होगी। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि लैंड इतनी छोटी है कि जो कमर्शियल एग्रीकल्चर है, फ्रूट्स उगाना है, वेजिटेबल उगाना है, जो कि थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव है, जिसमें पैसा ज़्यादा लगता है, शुरुआती लागत अधिक लगती है, ये करने वाले कम 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 स्थिति में होंगे। प्लस चूँकि वो बहुत छोटे खेत हैं, इनके पास गरीब अगर ये लोग हैं, इनके पास उतना लागत ही नहीं होती कि इस तरीके की कोई खेती शुरू की जा सके। ठीक है। फिर कहता है कि एवरेज लैंड होल्डिंग, अभी हम बता रहे थे परसेंटेज के मामले में, अब एक औसत अगर निकालें कि भारत में औसत क्या है, औसत भूमि एक प्रति व्यक्ति भूमि भारत के लिए अगर देखी जाए तो कितनी है, 1.08 हेक्टेयर है भारत के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ 0.73 हेक्टेयर है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों फैक्ट्स हैं, हमेशा याद होने चाहिए। एग्रीकल्चर की स्थिति क्यों खराब है, ये दो डेटा तुरंत फेंक के मारो। ठीक है। फिर क्या कहता है, एक तो इतनी बुरी हालत है, लेकिन सेंसस 2011 कहता है कि 59.3% ऑफ टोटल वर्कफोर्स ऑफ द स्टेट इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। राज्य का जो कुल कार्यबल है उसका 59% या करीब 60% लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। तो इतनी कम भूमि, 0.73 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति जिस राज्य में भूमि है, उसमें से 60% लोग तो सिर्फ कृषि कर रहे हैं। तो ऐसी कृषि कैसी होगी आपको समझ में आ रहा होगा। सब्सिस्टेंस नेचर का एग्रीकल्चर है। सब्सिस्टेंस मतलब खुद उगाओ खुद खाओ टाइप, बेचने के लिए नहीं कर रहे हैं वो लोग, है ना। तो उत्तर प्रदेश खाद्यान्न हो गया, गन्ना हो गया, आलू हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया, इसका शीर्ष उत्पादक होने के बाद भी यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन निम्न कारणों की वजह से भी नहीं हो पा रही है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों ये इंडस्ट्री नहीं बन पा रही है। अभी ये फोकस था कि एग्रीकल्चर ही खराब है, तो एग्रीकल्चर खराब है तो जाहिर सी बात है कि चीज़ें जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो उस लेवल पे नहीं हो रही हैं, उस स्केल पे नहीं हो रही हैं कि उसको वो जो किसान है वो बेच करके इस तरह की किसी इंडस्ट्री में यूज़ कर सके। ठीक है। अगर नेशनल लेवल के कुछ डेटा की बात की जाए तो हर साल भारत में 92,000 करोड़ रुपए का हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं। 92,000 करोड़ रुपए की उपज और फसल कटाई के बाद का नुकसान होता है। इतना तो हमारा प्रोडक्शन जो होता है हर साल वो नुकसान हो जा रहा है, उसका प्रोडक्शन नुकसान हो जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग की बात ही छोड़ दीजिए, इसको तो हम सही से स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, फूड कोल्ड स्टोरेज वगैरह नहीं है। तो एक और डेटा है जो आपको कंपेयर करता है किसी और कंट्री से, जो कहता है कि भारत में जैसे अगर मान लीजिए 100 किलो, पूरे भारत में अगर 100 किलो खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, सब्जियों का उत्पादन हुआ, तो भारत केवल उसका 10% क्या करता है, फूड प्रोसेसिंग में डालता है। वहीं ब्राज़ील क्या करता है, 70% कर लेता है फूड प्रोसेसिंग कैपेसिटी उसकी। ब्राज़ील से क्यों कंपेयर किया, किसी डेवलप्ड कंट्री से करते हैं तो आपको ये लगता है कि यार मतलब उसके लिए बहुत सारी लागत की ज़रूरत है और जो हमारे पास शायद नहीं होगी, लेकिन ब्राज़ील भी एक डेवलपिंग कंट्री है। अगर वो 70% अपने जो फूड टोटल प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को फूड प्रोसेसिंग कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते, इसलिए ब्राज़ील से कंपेयर किया गया है। ठीक है। अब दूसरे रीजंस भी देख लेते हैं। अभी तक हमने कुछ रीजन देखे कि एग्रीकल्चर ही खराब है, इसकी वजह से फूड प्रोसेसिंग खराब है। अब कुछ और रीजन देखते हैं। इसमें लिखा है कि स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड होल्डिंग इट लीड्स टू इनसफिशिएंट मार्केटेबल सरप्लस। छोटे और खंडित होल्डिंग्स हैं, मतलब ज़मीन है, भूमि जोत है, उसकी वजह से अपर्याप्त विपणन योग्य अधिशेष, मतलब इतना नहीं प्रोड्यूस होता है, सिर्फ अपने खाने पीने भर का होता है, अधिशेष है ही नहीं, सरप्लस नहीं है कि हम जाके बेचें। ये दिक्कत है। आपको इंडस्ट्री के लिए आम चाहिए, आपके पास घर में 2 आम का पेड़ है, वो आप खुद खाओगे अचार बनाओगे कि बेचोगे किसी कंपनी को अचार बनाएगा, तो ये समस्या है उत्तर प्रदेश में। दूसरा है सबसे बड़ा रीज़न कि सीजनैलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। जो रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं फूड प्रोसेसिंग के लिए, अब आम का अचार बनाना है तो कब मिलेगा, वो सीजनल है ना भाई ये सब चीज़ें। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्या नाम है ड्रॉबैक हो जाता है कि सीजनल चीज़ें होती हैं ये सब। अब इसके लिए कुछ आर्टिफिशियल तरीके अपनाए जा सकते हैं, कुछ ग्रीन हाउस वगैरह क्रिएट करके दूसरे मौसम्स में भी इन चीज़ों को क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा क्या है, इंटरमीडियरीज इन मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कोई अभी तक जो समस्या थी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसी व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी, अब तो लॉ आ गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे, लेकिन अभी देख रहे हो आप ये फॉर्म लॉज जो आए हैं उन पर क्या क्या बवाल चल रहा है। तो ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर होती तो ये होता कि भाई
अगर मुझे लेज़ का चिप्स बनाने के लिए लेज़ वाली कंपनी को आलू चाहिए, तो आलू के लिए वो किसी उत्तर प्रदेश के बड़े खेतिहर को पकड़ता, किसान को पकड़ता, उसको बोलता है कितने वाले एरियाज़ में ये पर्टिकुलर क्वालिटी का आलू बो, मैं डायरेक्ट तुमसे खरीद लूँगा। तो यहाँ पर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, दोनों की जीत है, ठीक है, जो अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छी नहीं है। आपको पता है कि जो कृषि मंडियाँ होती हैं, इसको एपीएमसी कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, एपीएमसी मंडियों में जो दलाल होते हैं, और तो दलाली की वजह से और अन्य कारणों की वजह से कैसे यहाँ का जो पूरा मैनेजमेंट हो बुरा है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कमी भी एक तरीके का क्या करती है, एग्रीकल्चर में फूड प्रोसेसिंग को बाधा करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। होता क्या है कि आपके पास कोल्ड स्टोरेज अच्छे नहीं है। तो अब मान लीजिए एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ कि आपको फूड प्रोसेसिंग के लिए उस चीज़ की ज़रूरत साल भर के लिए, आपको अगर आपको आलू से चिप्स बनाना है, तो आप ऐसा तो करोगे नहीं कि जिस समय आलू हुआ उसी समय पूरे साल भर के लिए चिप्स बना लिया उस कंपनी ने, नहीं। आलू को आपको स्टोर करना पड़ेगा लंबे समय के लिए कोल्ड स्टोरेज में, और जैसे जैसे कंपनी की मांग हो आप वैसे वैसे रिलीज करो, उस हिसाब से आपको पैसा भी ठीक ठाक मिलता रहेगा। अभी क्या होता है कि कोल्ड स्टोरेज या जो कटाई के बाद प्रबंधन की कमी है, उसकी वजह से क्या होता है कि जिस मौसम में सामान हुई, जैसे आलू जिस मौसम में हुआ, अब आलू उस मौसम में हो रहा है तो आलू की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, और आपको पता है कि आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, आप खेतिहर हैं, तो आप करोगे क्या कि सामने वाले को बेचने के लिए जाओगे, क्योंकि उस समय पूरी मार्केट में आलू की अधिकता है, तो आलू का दाम वैसे भी कम है, तो जो आपका ख़रीदार है वो आपसे कम दाम में आपसे ख़रीद लेगा, तो उसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है। वही अगर आप कोल्ड स्टोरेज में रखते तो आप साल भर उस खरीदार की ज़रूरत के अनुसार उसको बेचते हैं। तो इस तरीके से पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से भी आपका जो होता है फूड प्रोसेसिंग सफ़र करती है, ठीक है। नेक्स्ट है सब स्टैंडर्ड लेवल ऑफ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, टेस्टिंग लैब्स एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिएगा। आपका जो प्रोसेसिंग होता है वो सब स्टैंडर्ड लेवल का है, आपकी साफ़ सफाई उतनी अच्छी नहीं होगी, आपकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, आपको उस सामान को बेचना है विदेश में मान लो, तो उसकी क्वालिटीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वो कंट्री क्या आपसे डिमांड करती है, इसलिए आपके पास प्रॉपर टेस्टिंग लैब्स होने चाहिए। मान लीजिए आपके खाने में उस तरीके के पेस्टिसाइड नहीं होने चाहिए, इंसेक्टिसाइड नहीं होना चाहिए, उस तरीके का किसी भी तरीके का उसका अंश नहीं होना चाहिए कीटनाशक का, क्योंकि वो यूरोप के मार्केट में जाता है। यूरोप आपको पता होगा कि यहाँ से अल्फांसो आम जाता है। ज़रा लिख के बताइएगा कमेंट में कि अल्फांसो आम कहाँ से जाता है, किस किस स्टेट की खासियत है अल्फांसो जो यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो एक बार अल्फांसो गया और वहाँ पे मक्खी मिल गई, उसमें एक टोकरी में पेटी में मक्खी मिल गई, तो वो सब वहाँ से कैंसिल कर दिया उसने और वापस भेज दिया उन लोगों ने। तो इस तरीके का उनका सैनिटेशन का और हाइजीन का और साफ़ सफाई का स्टैंडर्ड है। और हमारे यहाँ आपको पता है कि मक्खी वगैरह मिल जाती है, ऐसे लोग निकाल के फिर बाकी आम खा गए, है ना। तो इस जब तक आपको उनके मानदंड नहीं पता है, मापदंड नहीं पता है, आप बढ़िया एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उतना बढ़िया फूड प्रोसेसिंग नहीं कर सकते। तो टेस्टिंग लैब्स की ज़रूरत है और स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है कि संस्थानों का मानकीकरण करो कि हाँ यूरोप की कोई कंपनी है, यूरोप की जो बॉडीज़ है जो मानक बनाती हैं और इंडिया के मानक दोनों में लगभग समानता हो, ताकि यहाँ पर जो मानक से पास होकर चीज़ें जाएं वो यूरोप में डायरेक्टली एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। ये काम करना है। अब इसके लिए कुछ बॉडीज़ हैं, जैसे अपीडा के बारे में पढ़ा होगा आपने, अपीडा FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एजेंसी है, ठीक है, अपीडा। ज़रा बताइएगा अपीडा का गठन कब हुआ है, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये रही वही बात कि मिसमैच होता है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बीच में बेमेल है, विधान की बहुलता है, बहुत सारे नियम, 1000 तरीके के नियम आपको फॉलो करने हैं कि ये करो वो करो। अरे एक बॉडी होनी चाहिए जो हमको बताए कि ये काम करना है, इस तरीके से हमारा एक्सपोर्ट हो सकता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की कमी है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब आप समझते हो कि अगर हम कोई बहुत बड़े स्केल पर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो उसका कॉस्ट जो होता है वो कम हो जाता है। यूपी में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो जोत का साइज़ है लोगों का वो बहुत कम है, छोटा है, तो छोटा छोटा प्रोडक्शन हो रहा है, उसके हिसाब से कम और छोटे स्तर पर लोग काम कर रहे हैं, इसकी वजह से उनको प्रॉफिट जो होता है वो कम होता है। और लैक ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं, ठीक है। ओके,
अब हम पढ़ेंगे कि हमारे क्या पोटेंशियल है, कि क्या उत्तर प्रदेश के लिए ये पोटेंशियल या वे फॉरवर्ड के रूप में आप आंसर में लिखोगे। कि अभी तक हमने पढ़ लिया कि भाई क्यों नहीं हो रहा है, इसके 1000 रीज़न पढ़ लिए, ठीक। अब हमको सोल्यूशन भी तो बताना है कि हम पोटेंशियल बताएंगे कि भाई उत्तर प्रदेश में 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, उनका आप पूर्ण प्रयोग करिए, पहली बात। दूसरा, आपके पास चीप लेबर है, सस्ता लेबर है, उसका प्रयोग करिए। उच्च उत्पादकता और उत्पादन पर ध्यान दीजिए, नए तरीके के हाइब्रिड सीड्स का गठन कीजिए और लोगों को प्रेरित करिए कि सिर्फ फूड ग्रेन्स ना उगाएं, कुछ फल उगाएं, कुछ सब्जियां उगाएं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिलने वाला है। और इनको फल सब्जियों को एज इट इज़ मत बेचिए, फल हुआ तो फल को किसी रूप में प्रोसेस करके बेचिए। एक आम सस्ता बिकेगा, लेकिन उसी का अचार बना के अगर आप बेचेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलता है, ठीक है। इसको कहते हैं लो इन वॉल्यूम हाई इन वैल्यू एग्रीकल्चर। लो इन वॉल्यूम रहेगा कि आम जो होता है उसका वॉल्यूम तो कम ही है, फूड ग्रेन्स हम कितना कितना ज़्यादा उगाते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। वैल्यू मतलब मूल्य हमको ज़्यादा मिलता है। तो हॉर्टिकल्चर हमेशा लो इन वॉल्यूम और हाई इन वैल्यू एग्रीकल्चर होता है। इस पर फोकस करने की ज़रूरत है उत्तर प्रदेश को। इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, रेल्स हो, रोड हो, कोल्ड स्टोरेज हो, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ हो, मेगा फूड पार्क हो, कलेक्शन सेंटर हो, इन सब चीज़ों को बनाने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। फिर आपको जो स्कीम्स हैं, स्कीम्स में क्या क्या चीज़ सरकार ने की है, आपको पता है कि 100% FDI है फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, ठीक है। उसके अलावा 2006 में FSSAI का गठन किया गया है। 2006 में क्या किसका गठन किया गया? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये स्टैंडर्ड्स बनाता है फूड के, किसी भी तरीके का जो फूड होता है उसके क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्या मानक होने चाहिए। अचार बनाना है, जैम बनाना है, जेली बनाना है, तो उसके क्या मानक होने चाहिए, ये बॉडी बताएगी, ठीक है। तो ये भी हो गया। संपदा स्कीम आपको पता है, संपदा स्कीम के अंदर क्या करना है, फूड प्रोसेसिंग को और बढ़ाना है। इसके अंदर सात 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 स्टेप्स लिए जाएंगे, ठीक है, वो भी बताते हैं हम लोग। उसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है, 1,00,000 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। नाम से लग रहा है क्या करेगा ये, एग्रीकल्चर की संरचना अवसंरचना के लिए, अगर जैसे कोल्ड स्टोरेज के लिए आपको पैसा चाहिए तो इस फंड से आपको लोन मिलेगा, कोल्ड स्टोरेज बनाना बनाइए। तो एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए एक फ़ंड क्रिएट किया गया सरकार के द्वारा, जिसका नाम रखा गया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। 1,00,000 करोड़ रुपए का ये फंड है, ठीक है। 100% FDI हो गया, संपदा हो गया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। 42 मेगा फूड पार्क, 42 मेगा फूड पार्क बनाना है संपदा स्कीम के तहत, ये हो गया। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बना दिया, ठीक है। अभी एक और नई स्कीम लेके आई है सरकार, जिसको कहते हैं PMFME, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। नाम से फिर से समझिएगा, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। बेसिकली इनका ये मानना है कि कई सारी हमारे यहाँ एक तो मेगा फूड पार्क बन रहे हैं, ठीक है, वो तो संपदा के अंदर बन रहे हैं, लेकिन कई जगहों पे बहुत छोटे लेवल पे लोग अपना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चला रहे हैं, MSME टाइप, ठीक है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज़ को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। फाइनेंस से मदद दो, पैसा दो, उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दो कि अगर यूरोप तक सामान भेजना है तो ऐसा ऐसा स्टैंडर्ड बना करके, ऐसा स्टिकर लगा चमका कर रखिए सामान, ठीक है। तो ये सब करना है उनको, फॉर्मलाइजेशन करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है, अपग्रेड करना है उनकी मशीन वगैरह, साफ सफाई का स्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों के लिए फॉर्मलाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या PMFME, ये सर इसका गठन किया गया है। इसमें क्या है कि 35,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। 35,000 करोड़ रुपए का क्या किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। काम क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हमारे उत्तर प्रदेश में एक चलती है ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो ऐसा भी कुछ आइडिया लेकर के ऐसे हमारे फूड प्रोसेसिंग वाली चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है, ओके। बाकी पोटेंशियल उत्तर प्रदेश का क्या है कि हमारे पास जो 20वां पशुधन जनगणना हुई थी, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 33 मिलियन बफेलो हैं। तो हम बफेलो इतना क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं बताता हूँ, जो गाय का दूध होता है और जो भैंस का दूध होता है बफेलो का, दोनों में से फैट ज़्यादा किस में होता है, फैट होता है बफेलो में। तो जिस दूध में जितना फैट होगा उसमें फूड प्रोसेसिंग के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं,
तो अब समझ में आ रही बात कि उत्तर प्रदेश में, भारत में सबसे ज़्यादा जो भैंसें हैं उत्तर प्रदेश में, भैंसा नहीं, भैंस, ठीक है। तो इसमें चूंकि वसा की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए इसकी प्रोसेसिंग ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए इस दूध को व्यर्थ नहीं जाने देना है। सिर्फ दूध को पीना नहीं भाई, इसकी चॉकलेट बनाओ, डेयरी उत्पाद बनाओ, ये सब करके आप बेचेंगे तो उत्तर प्रदेश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, ठीक है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मांस का प्रोड्यूसर है, मीट का प्रोड्यूसर है। तो इसमें भी कुछ प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत है। जो कंट्री जैसे यूरोप वगैरह में जो मीट जाता है उसको इस तरीके से प्रोसेसिंग करके सेमी प्रोसेस तरीके से आप बेच सकते हैं, ठीक है। जैसे एक लिशियस का ऐड आप देखते होंगे अभी हाल में टीवी पे आपके आता है, मोबाइल पे आता है, लिशियस। इस तरीके का कुछ सरकार भी तो कर सकती थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज़ का? मिल्क का, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में 3 एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन भी हैं। ज़रा मुझको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन है। प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकता है ये चीज़, और वो क्या क्या चीज़ एक्सपोर्ट करती हैं, ज़रा बताइएगा। AEZ, SEZ के बारे में पढ़ा होगा आपने, मैं पूछ रहा हूँ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन AEZ कहाँ कहाँ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने एक और काम किया है, एक टारगेट बनाया कि वो 2000 FPO बनाएंगे। FPO का फुल फॉर्म क्या होता है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? ये रहा, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हमने बात की थी कि यहाँ पर 0.7 हेक्टेयर एक आदमी के पास खेत है सिर्फ, तो इतने से तो बढ़िया फूड प्रोसेसिंग लायक खेती नहीं हो सकती। तो क्या करते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? कई सारे किसान मिल करके अपने खेत की लैंड पूलिंग करेंगे, अपने अपने ज़मीन को एक जगह जोड़ेंगे, जुटाएंगे। अब उनकी नेट जो हो गई, पूरी जो सकल भूमि हो गई वो ज़्यादा हो गई, कई एकड़ में हो गई, कई हेक्टेयर में हो गई। अब इस पे खेती करने पे उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। और अब वो इस तरीके से अगर खेती करते हैं तो इसका जो मुनाफा होगा अपने शेयर, अपने लैंड के शेयर के हिसाब से बांट सकते हैं। ये होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये सरकारें क्यों इसको प्रमोट कर रही हैं? क्योंकि भारत में, पूरी भारत की ये समस्या है कि हमारे जोत का आकार बहुत छोटा है, इसलिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है। तो इसी के तहत उत्तर प्रदेश कहता है कि हम ऐसे 2000 FPO बनाएंगे। तो ये भी तो फूड प्रोसेसिंग को प्रमोट करेगा, क्योंकि ये फूड प्रोसेसिंग, ये लोग FPO लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं और उस तरीके से और खेती आगे बढ़ेगी, ठीक है। ये हो गया। फिर क्या कि उत्तर प्रदेश एक फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी लेके आया 2017 की, ये भी आपको याद रखना है। 2017 में एक फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी लेके आ गए हैं। क्या लेके आए हैं? फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी। देखो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया इस पूरे वीडियो में, एक बार मैं ऐसे कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ठीक है। लास्ट में हमने बात की कि फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी है फूड को प्रोसेस करने की, और उसी के साथ साथ एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट की पॉलिसी भी है उत्तर प्रदेश में, 2019 में आई है। और ये प्रीलिम्स में या मेंस में आपसे पूछ भी सकता है। एक्सपोर्ट पॉलिसी, जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है, उसके बारे में आपसे पूछ भी सकता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी भी आई है 2019 में। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ाने की इसमें नियम क्या वो रखा गया है, टारगेट 17,591 करोड़ का एक्सपोर्ट हमको करना है 2024 तक, ठीक। इसमें भी क्लस्टर वाले फार्मिंग करनी है, वही जैसे FPO बनता है। FPO मतलब क्लस्टर, क्लस्टर मतलब एक गुच्छा। गुच्छा कैसे बनता है? सारे लोग अपनी अपनी ज़मीन को एक जगह जोड़ के और उसके हिसाब से बड़ी ज़मीन पे एक साथ खेती करें, ठीक है। इंसेंटिव्स देंगे, एक्सपोर्ट करने पे आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? आप सप्लाई साइड पे ध्यान दीजिए। सप्लाई साइड पे क्या होता है? सप्लाई साइड वो होता है जहाँ से आपका एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल आ रहा है। तो सप्लाई साइड पे हम क्या क्या कर रहे हैं? फूड प्रोसेस, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, क्लस्टर बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं इससे। और क्या कर रहे हैं? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी बना दिया। तो सप्लाई साइड पे ये सब काम करेंगे। वही बात कि लेस इन वॉल्यूम मोर इन वैल्यू, एग्रीकल्चर पे ध्यान देना है, यानी कि हॉर्टिकल्चर पे। क्लस्टर फॉर्मेशन करना है, इन लोग को आसानी से प्रसंस्करण करने के लिए ऋण की आसान पहुंच होनी चाहिए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़, ये मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। मानव संसाधन का विकास करना, उनको पता होना चाहिए किस तरीके से प्रसंस्करण करना है, आपको एक मानक बनाना है, ठीक है। नवाचार बनाओ, ब्रांड बिल्डिंग करना सिखाओ लोगों को। जैसे अमूल एक ब्रांड बन गया है, उस तरीके से ब्रांड बिल्डिंग होनी चाहिए, छोटे से छोटे चीज़ों को। वोकल फॉर लोकल, प्राइम मिनिस्टर ने कहा ना, वोकल फॉर लोकल, वो सब करने की ज़रूरत है। उसके अलावा क्या, मेगा फूड पार्क के बारे में तो आपको पता ही है। और लास्ट में हमने बताया क्या कि प्राइम मिनिस्टर FME स्कीम,
प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम भी उत्तर प्रदेश में जल्दी से जल्दी लागू करने की ज़रूरत है। तो ये हो गया भाई फूड प्रोसेसिंग। एक बार मैं फिर से कर देता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और एक बार प्लीज़ जो लोग सीरियस हो पढ़ो इसको और नोट्स बनाओ, पूरा डिटेल है। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग पे कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस। इससे आप क्या समझते हैं और व्हाट आर द इश्यूज इन्वॉल्व, इसमें क्या मुद्दे हैं और क्या रिसेंट गाइडलाइंस है ट्राइब्यूनल्स को लेकर के, ठीक है। देखिए ट्राइब्यूनल्स आपको पता है क्या होते हैं, आपने अगर लक्ष्मीकांत थोड़ा बहुत पढ़ा है या जो लोग मेंस दे रहे हो तो अच्छे से जानते होंगे। बेसिकली जानना चाहता है कि ट्राइब्यूनलाइजेशन क्यों कह रहा है, ट्राइब्यूनल कैसे बनते हैं, न्यायाधिकरण कैसे बनते हैं, आपको पता है। तो ट्राइब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस का ये मतलब है कि अगर बार बार ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइब्यूनल बना करके जस्टिस देने की प्रयास किया जाए, इसी को ट्राइब्यूनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे ग्लोबलाइजेशन, जेशन मतलब एक तरीके का प्रोसेस, तो ट्राइब्यूनलाइजेशन मतलब ट्राइब्यूनल बनाने का प्रोसेस, और ट्राइब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस का मतलब जस्टिस देने के लिए, जस्टिस का निस्तारण करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, ट्राइब्यूनल बनाए। तो फिर समस्या क्या है, समस्या यही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ट्राइब्यूनल नहीं प्रोवाइड किया था, ये तो बाद की उपज है। बाद की उपज कब की है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, स्वर्ण सिंह कमेटी, उनकी देन है सब। तो फिर समस्या क्या आती है, समस्या ये आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं वो देंगी जस्टिस। आपने एक अलग बॉडी बनाई अमेंडमेंट के थ्रू, ट्राइब्यूनल्स, और जिसका मैक्सिमम कार्यभार कौन देख रहा है या कौन इसको अपॉइंट कर रहा है, कौन हटा रहा है, ये सब कर रहा है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जुडिशरी नहीं कर रही है, न्यायपालिका नहीं कर रही है, कार्यपालिका जो होती है एग्जीक्यूटिव होती है वो कर रही है। तो क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर से अलग, सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन नहीं है कि जस्टिस देना काम जुडिशरी का है ना कि एग्जीक्यूटिव का, तो एग्जीक्यूटिव क्यों कर रही है। तो ये सब क्वेश्चन के अगल बगल ट्राइब्यूनल वाला टॉपिक चलता है, ठीक है। जो फैक्ट है इस पूरे टॉपिक का, जैसे आर्टिकल 323 क्या होता है, 323 ए बी में क्या अंतर है, ये वो टाइप, ये आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिए, ये मेंस का क्लास चल रहा है। तो हम उस बारे में पढ़ेंगे कि भाई ट्राइब्यूनल सेपरेशन ऑफ पावर वाले टॉपिक से कैसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो ट्राइब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस रिफर्स टू क्रिएशन एंड इंक्रीज्ड रिलायंस ऑन क्वाजाई जुडिशियल ट्राइब्यूनल एज एन ऑल्टरनेटिव टूल फॉर जस्टिस डिलीवरी। न्यायाधिकरण न्याय वितरण के वैकल्पिक उपकरण के रूप में अर्ध न्यायिक अधिकरणों के निर्माण और उन पर बढ़ती निर्भरता को संदर्भित करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइब्यूनल बना रहे हो न्याय देने के चक्कर में, ठीक है, और उन पे आपकी रिलायंस, उनके ऊपर आपका जो निर्भरता है वो बढ़ती जा रही है। इसी को वो कहते हैं ट्राइब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस। फिर कहते हैं कि द एक्सेसिव रिलायंस ऑन ट्राइब्यूनल sometimes undermine the authority of judicial courts and thus come in conflict with separation of power। कि ऐसे अधिकरणों पर अत्यधिक निर्भरता कभी कभी न्यायालयों के अधिकार को कमज़ोर कर देती है और सत्ता के अलगाव, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर के विरोध में आ जाती है। तो फिर इसकी हिस्ट्री अब थोड़ा सा देख लेते हैं। 1970 का समय चल रहा है और 1970 के समय तक कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुए 20 साल हो चुके हैं, और अब देखा गया कि बहुत सारी पेंडेंसी हो रही थी कोर्ट्स में। कोर्ट में बहुत सारे जो केसेस थे वो लंबित थे। तो उसके बैकड्रॉप में 14वां लॉ कमीशन जो आता है, 14th लॉ कमीशन सबसे पहले एक तरीके के ट्राइब्यूनल्स के बारे में डिस्कस करता है कि ट्राइब्यूनल जैसी कुछ व्यवस्था हम कर सकते हैं। सबसे पहले किसने इस बात को छेड़ा, 14वें कानून या 14वें क्या बोलेंगे, न्याय आयोग, लॉ कमीशन, ठीक है। उसके बाद क्या, हाउएवर द इंटेंट ऑफ द लॉ, बहुत ध्यान से समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं कि लॉ कमीशन क्या कहता था। लॉ कमीशन की मंशा क्या थी, ट्राइब्यूनल टू सप्लीमेंट कोर्ट्स एंड नॉट टू सप्लांट देम। ट्राइब्यूनल्स लाने की उनकी मंशा ये थी कि ट्राइब्यूनल जो उस समय की जो कोर्ट्स हैं, हमारे जो न्यायालय हैं, उनके पूरक के रूप में कार्य करें, न कि उनके विकल्प
विकल्प के रूप में। मतलब न्यायालयों की जो कमियां हैं, न्यायालय में पेंडेंसी है, तो उसके एक तरीके का पूरक के रूप में काम करे कि जल्दी से जल्दी कार्यों का निस्तारण किया जाए, न कि विकल्प। विकल्प का मतलब ये हो गया कि आप या तो न्यायालय जाओ या तो ट्राइब्यूनल जाओ, ये हो गया विकल्प। तो उन्होंने कहा विकल्प नहीं बनाना है, हमको क्या करना है, एक तरीके का पूरक बनाना है। ये लॉ कमीशन कह के गया। लेकिन फिर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को कुछ और ही मंजूर था, कुछ और करना चाह रहे थे। उनकी मंशा समझिए, हालांकि कहीं साफ साफ लिखा नहीं है, मुझे लगता है कि मंशा क्या रही होगी वो समझते हैं। कि स्वर्ण सिंह कमेटी बनती है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए रिकमेंड करती है। रिकमेंडेशन, उसकी रिकमेंडेशन पे आर्टिकल 323 ए और 323 बी आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक। और इसको लागू करने के लिए एक एक्ट बनती है जिसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985। इसने न्यायाधिकरणों के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय को छोड़कर अपील केवल अनुच्छेद 136 यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन के तहत केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती थी। समझ रहे हैं बात? वो ये कह रहा है कि अब आपको अगर ट्राइब्यूनल के किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 आया और उसने कहा कि रिट पिटीशन को उसने हटाने का उसके पास पावर था, और उसने कहा कि अगर आपको ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ जाना है तो आपको कहाँ जाना है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जाना, आप हाई कोर्ट में उसकी अपील नहीं कर सकते। देखिए सरकार ने इसके पीछे क्या रीज़न बताया, और वो रीज़न कुछ हद तक सही भी हो सकता है। कि उसने रीज़न बताया कि देखिए हम क्यों बना रहे हैं ट्राइब्यूनल, हम इसलिए ट्राइब्यूनल बना रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम बहुत से ज़्यादा केसेस पड़े हुए हैं पेंडिंग, और अगर फिर से ट्राइब्यूनल क्या के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में होगी ही तो मतलब क्या हुआ ट्राइब्यूनल बनाने का। एक प्रोसेस तो हम कम से कम स्किप करें, छोड़ें बीच का, तभी तो कुछ केसेस जल्दी ख़त्म होंगे। तो वो कहता है कि ट्राइब्यूनल्स का ऑर्डर फाइनल मानो और फिर सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ बचा सकते हो। हाई कोर्ट को बीच से हटाते हैं तो केस जो है उनकी जो जल्दी से जल्दी डिस्पोजल होगा, ये उनका कहना था। फिर लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जुडिशियल रिव्यू को पावर को कमज़ोर करने की कोशिश नहीं कर रही थी एग्जीक्यूटिव कहीं ना कहीं वो पावर अपने हाथ में लेना चाह रही थी, जुडिशियल पावर, जो आज तक कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको नहीं दी थी, ठीक है। तो ये भी एक तरीके की उनकी मंशा हो सकती है। कि ऐसा प्रतीत होता है कि संसद का उद्देश्य न्यायपालिका से न्यायिक शक्ति को निकायों में स्थानांतरित करना था। अब वो ऐसे निकाय हैं जिन पर मैक्सिमम कंट्रोल कौन कर रहा था, एग्जीक्यूटिव खुद कर रहा था। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस है, वो हम आगे देखते हैं, ठीक। फिर क्या, दो तरीके के नए इंपॉर्टेंट इश्यूज यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। क्या, पहला है वेदर द ट्राइब्यूनलाइजेशन हिट्स बेसिक स्ट्रक्चर बाय वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। क्या न्यायाधिकरण जो हम कर रहे हैं वो न्यायालयों की शक्तियों और स्वतंत्रता के एक तरीके से उसका बाधक बन रही हैं? क्या ये जो जुडिशियल रिव्यू है और जो पावर सेपरेशन ऑफ पावर है उसके खिलाफ जा रही हैं? पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा ये था वेदर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड फॉर सच ट्रांसफर ऑफ जुडिशियल पावर। क्या कॉन्स्टिट्यूशन सच में अलाउ करता है ऐसा कुछ? तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दो जजमेंट, ये दो केसेस थे। क्या इन चीज़ों पे उसको डिसाइड करना था कि क्या ऐसा सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगी इस चीज़ को, या क्या जुडिशियल पावर को ट्रांसफ़र करने का पावर सच में अमेंडमेंट के थ्रू एग्जीक्यूटिव अपने ऊपर ले सकती है? क्या एग्जीक्यूटिव जुडिशरी वाला काम कर सकती है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट जो 1985 का बना था उसी को चैलेंज कर दिया गया किस केस में, जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपका, एसपी संपत कुमार केस। ओहो, क्या केस है? एसपी संपत कुमार केस, ठीक है। यह मुद्दा था कि 42वें संशोधन के द्वारा जो 42nd अमेंडमेंट था उसने ला दिया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट, और इन्होंने एक्सक्लूड किया था जुडिशियल रिव्यू। आप देखे होंगे कि आपको डायरेक्टली जाना है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, आप एसएलपी के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू को एक तरीके से एक्सक्लूड कर रहा था, और इसने रीज़न क्या दिया था? इसने रीज़न ये दिया था कि हम केसेस को जल्दी से जल्दी निस्तारण करना चाहते हैं, डिस्पोजल देना चाहते हैं, ठीक है। तो एसपी संपत कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? एसपी संपत कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हालांकि मिनर्वा मिल्स किस साल आया था जरा बताइए, मिनर्वा मिल्स केस, कि हालांकि मिनर्वा मिल्स केस में हमने जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर बताया है कि जुडिशियल रिव्यू क्या एक तरीके का बेसिक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर हाई कोर्ट को आप क्या बोल रहे हो कि हाई कोर्ट जो है वो अपील वहाँ नहीं जा सकते, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाना है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि मानते हैं कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर हाई कोर्ट ना जा करके डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाना है, लेकिन
चूँकि जो ट्राइब्यूनल्स बनाए गए उनका उद्देश्य ये है कि जल्दी से जल्दी केसेस का निस्तारण किया जाए, डिस्पोजल किया जाए, इसलिए अगर ये लोग ट्राइब्यूनल्स के बाद हाई कोर्ट के पावर को हटा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जायज़ है। और सुप्रीम कोर्ट ने एसपी संपत कुमार केस में इस चीज़ को मान भी लिया। उन्होंने ये कहा कि चलिए मानते हैं 226 के तहत आप हाई कोर्ट जाते हो, रिट पिटीशन के तहत 226 के तहत आप जाते हो, और 226 एक तरीके की फंडामेंटल राइट नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपकी फंडामेंटल राइट तो वायलेट नहीं हो रही है, आपके पास अभी भी सुप्रीम कोर्ट आने का ऑप्शन खुला हुआ है। तो हाई कोर्ट को जो हटाया गया वो इसलिए हटाया गया है, रियल मंशा ये है कि केसेस का निस्तारण, केसेस का डिस्पोजल जल्दी नहीं हो सके। 226 कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, ये है। और अभी भी आप सुप्रीम कोर्ट तो आ ही सकते हो इसके खिलाफ। ये है संपत कुमार केस में क्या इनकी राय थी, ठीक है। बाद में एल चंद्र कुमार केस होता है। एल चंद्र कुमार केस ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस होता है कि एल चंद्र कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। कि एल चंद्र कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जुडिशियल रिव्यू, फिर से बोलती है कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर अपनी पुरानी वाली बात को पलट देती है सुप्रीम कोर्ट। एल चंद्र कुमार केस में क्या कहेगा, सुप्रीम कोर्ट कहता है बेसिक स्ट्रक्चर, ने बोला था जुडिशियल रिव्यू क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। और आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 इंश्योर दैट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आर्टिकल 32 और 226 क्या करते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। द एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन क्लॉज in all the legislation which have been enacted under the scope of 323A and 323 was struck down, and the superintendent's power of high court over lower court within their jurisdiction was held as a part of basic structure। कुल मिला के इस पूरी अंग्रेजी का कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 226 और 32 जो है वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, इसलिए आप इसको वायलेट नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरा 323A और 323B के तहत जो भी आपने ऐसे अधिनियम बनाए हैं जो यह बोलता है कि हाई कोर्ट में आप नहीं जा सकते, उस चीज़ को ये खंडित मानता है, ख़त्म करता है। यानी कि इसने बोल दिया कि अब ट्राइब्यूनल के जो निर्णय है उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है। हाई कोर्ट भी आप जाना चाहो तो आप जा सकते हो, बाकी सुप्रीम कोर्ट तो स्पेशल लीव पिटीशन के तहत आप आ ही सकते हो हमेशा, 136 के तहत, ठीक है, ये बोल दिया। उन्होंने कहा कि ये वाली लाइन पढ़िए, द सुपरिटेंडेंस पावर ऑफ हाई कोर्ट ओवर लोअर कोर्ट विद इन इस जुरिस्डिक्शन वॉज हेल्ड एट बेसिक स्ट्रक्चर। अपनी उस टेरिटरी के अंदर, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट पूरे उत्तर प्रदेश में उसका जुरिस्डिक्शन है, तो कहता है कि उस टेरिटरी के अंदर जितनी भी निचली अदालतें हैं इंक्लूडिंग ट्राइब्यूनल, न्यायाधिकरण को लेकर के सारी के सारी के ऊपर सुपरिटेंडेंस का पावर किसके पास होता है, उस हाई कोर्ट के पास होता है। अपने टेरिटरी के अंदर तो सबके ऊपर, जितनी भी निचली अदालत हैं सबके ऊपर सुपरिटेंडेंस का पावर किसके ऊपर पास होता है, हाई कोर्ट के पावर होता है, पास होता है। और ये इसको उन्होंने कह दिया ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए आप इसको वायलेट नहीं कर सकते। बाय डिफॉल्ट उन्होंने ये कह दिया कि हाई कोर्ट में बेसिकली आप अपील के लिए जा सकते हो। और ये बोला उन्होंने कि विद रिस्पेक्ट टू देयर मैटर्स, और कहा जैसे अलग अलग चीज़ों के लिए ट्राइब्यूनल बनते हैं, भूमि विवाद के लिए ट्राइब्यूनल बन गया है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बना है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बना है, तो उन्होंने कहा कि आप निचली अदालत में ना जाओ, आपको जिन जिन क्षेत्रों के लिए ट्राइब्यूनल बनाया गया है उस क्षेत्र के लिए पहली अदालत का काम करेंगी ये ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर जो आपने अभी ये कहा था कि इसके निर्णय के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जाओगे, हाई कोर्ट नहीं जाओगे, इस चीज़ को खत्म करते हैं और अब हाई कोर्ट भी आप एल चंद्र कुमार केस के बाद आप जा सकते हो, ठीक है। फिर आर गांधी केस आता है। आर गांधी केस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट शायद ये कहती है कि हाँ ऐसा ही कुछ था कि वो बोलते हैं कि क्वालिफिकेशन को लेकर के वो कहते हैं कि आपने ये तक एल चंद्र कुमार केस में भी इसके बारे में बात की गई थी और इसमें भी ये बात आर गांधी में भी इस बात को दोहराती है सुप्रीम कोर्ट। वह कहती है कि आपने जब ये बोला था कि हाई कोर्ट में ट्राइब्यूनल की अपील नहीं हो सकती, तो कहीं ना कहीं आपने हाई कोर्ट को और ट्राइब्यूनल्स को एक समान, एक ओहदे का माना था। जब आपने एक ओहदे का माना था तो इनके जो चेयरमैन होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनकी भी क्वालिफिकेशन लगभग या सेम होनी चाहिए जो एक हाई कोर्ट के जज की होती हैं, तभी तो आप सेम लेवल की जजमेंट दे सकते हो। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली करने की क्या कोशिश की, आइडिया समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्राइब्यूनल्स का मैक्सिमम कंट्रोल अभी तक एग्जीक्यूटिव के पास था उसको फिर से जुडिशरी के पास लाने की कोशिश की है, क्योंकि अब इनके अपॉइंटमेंट में जुडिशरी का ज़्यादा बड़ा रोल होने वाला था। कुल मिला के ये जुडिशरी
जस्टिस मतलब उनको बताती है कि क्या इनका अपॉइंटमेंट के लिए क्या इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जब वो क्वालिफिकेशन की बात करती है तो वो कहती है कि जस्टिस को लोगों को इन लोगों को जो जज हाईकोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो उसके हिसाब से वो उन लोग को बताती है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक, ये 3 केस बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब भी ट्राइब्यूनल पे सवाल आएगा तो आपको संपत, एसपी संपत कुमार, अलचंद्र कुमार और आर गांधी केस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ट्राइब्यूनल्स, इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया भाई। ट्राइब्यूनल इतने साल से बने हुए हैं, 42वें संशोधन के बाद से कुछ काम धाम हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। अब ट्राइब्यूनल्स को लाने की ज़रूरत क्या थी, आपको पता है। करोड़ों केस, करीब 4.9 करोड़ या 5 करोड़ केस इंडिया की जुडिशरी में पेंडिंग है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम केस लोअर जुडिशरी में है। ठीक है, 1/3 के करीब है। हाई कोर्ट में बहुत सारे केस पेंडिंग है। फिर दूसरी बात क्या है कि जितने 1000 से करीब अधिक क्या नाम है वो है हाई कोर्ट्स में जजेस की संख्या होनी है, जो वो है सैंक्शनड है, लेकिन बहुत 50% से कम जजेस की अपॉइंटमेंट है। मतलब मान लो 100 सीट खाली है तो 50 सीटों पे न्यायालय काम कर रहे हैं सीट में। ये यानी कि पेंडेंसी ऑफ सीट्स है, जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो रही। लोअर जुडिशरी में भी यही है, करप्शन है। फिर आप देखते हैं कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा, पुलिस को देखो, पुलिस को ही काम करना है कि कोई दंगा फसाद हो रहा है वहाँ जाना है, पुलिस को ही क्रिमिनल केस को भी सॉल्व करना है, पुलिस को सिविल मैटर हो रहा है वहाँ जा रहा है, मार झगड़ा हो रही है वो छुड़वाने जा रहा है। तो जो केस का इन्वेस्टिगेशन होता है वही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कई सारे काम कर रहा है। जब वो कई सारे काम कर रहा है तो जो जितने टाइम पे चार्जशीट फाइल होनी चाहिए थी, जिस तरीके से पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो बाधित हो जाता है। इसीलिए भी जो हमारा जो केस का निस्तारण, केस का डिस्पोजल है, वो बहुत धीमे होता है। प्लस आपने ये सुना होगा कि हमारे यहाँ वकील लोग जो होते हैं वो स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं। बार बार वकीलों की स्ट्राइक हो रही है, बार काउंसिल को इस चीज़ के बारे में ध्यान देना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं, है ना। बार बार एडजर्नमेंट होता है केसेस का, तारीख पे तारीख चली जा रही है साहब, है ना। तो ये वाला जो इश्यूज होते हैं ये सब हो रहे हैं। तो इन सब कारणों की वजह से आपको जस्टिस इजीली नहीं हो पाता था, इसलिए ट्राइब्यूनल्स का गठन किया गया। ट्राइब्यूनल्स के गठन का यही उद्देश्य था कि अर्ली जस्टिस किया जाएगा, फटाफट जस्टिस दो। इन लोग को वो सारे प्रोसीजर नहीं फॉलो करने थे, इनको नेचुरल जस्टिस के प्रोसीजर फॉलो करने थे। और नेचुरल जस्टिस मतलब न्यायालय के जो सारे प्रोसीजर्स होते हैं वो उतने बारीक फंक्शंस या प्रोसीजर फॉलो ना करके जल्दी जल्दी नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आपको त्वरित न्याय देना था। दूसरा, हर एक फील्ड की एक्सपर्टीज़ न्यायालय को नहीं हो सकती है। जैसे कोई IAS ऑफिसर के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या हैं, उसने क्या मिसकंडक्ट किया, ये जानकारी ज़्यादा एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को रहेगी, ना कि एक जज को, या ना कि एक जुडिशरी को, नॉर्मल जुडिशरी को। इसलिए जो ये होते हैं ट्राइब्यूनल होते हैं, एक्सपर्ट बॉडीज़ होती हैं, इसके अंदर एक्सपर्ट मेंबर्स बैठते हैं। तो उनको चूँकि चीज़ों की जो बारीकी है उसके बारे में जानकारी होती है, तो वो जल्दी जस्टिस देंगे, अच्छा जस्टिस देंगे। तो इन सब कारणों की वजह से हम क्या लेके आए, ट्राइब्यूनल्स का कॉन्सेप्ट लेके आए। लेकिन हुआ क्या, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा है इन लोग के पास भी। ठीक है, तो न्याय देने में असमर्थ हैं। अब न्यायपालिका में केस का भार अनसुलझा है, क्योंकि न्यायपालिका के ऊपर अभी भी केस का भार पड़ ही जाता है। क्यों? क्योंकि इनके जो केस हैं उनकी अपील अब जान ही रहो आप, हाई कोर्ट में भी जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो वही काम हो गया बेसिकली। पहले एटलीस्ट हाई कोर्ट को हटाया था, लेकिन अब वो नहीं है। हाई कोर्ट में भी अपील जाती है, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील जाती है, फिर से वही लंबा चौड़ा केस के ऊपर केस, केस के ऊपर केस, ये तो चल ही रहा है। तीसरा क्या है, अंडर स्टाफ ट्राइब्यूनल है, जितने मेंबर्स की ज़रूरत है उतने मेंबर्स हैं नहीं। अगेंस्ट द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव इनको अपॉइंट कर रहा है, एग्जीक्यूटिव इनको हटा रहा है। तो और एग्जीक्यूटिव के खिलाफ ही आप इनके केस करने जा रहे हो, है ना। आप एग्जीक्यूटिव के खिलाफ केस लेके गए और वहाँ पे जज भी एग्जीक्यूटिव बना बैठा है, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को दर्शाता है। उसके अलावा एक्सेसिबिलिटी का इशू है कि आपकी पहुंच क्षमता की बात है। कोई ट्राइब्यूनल है वो नागपुर में जाके बैठा है, कोई दिल्ली में जाके बैठा है, आपका दिक्कत है, आप तमिलनाडु में बैठे हो, आप तमिलनाडु से दिल्ली आओ उस केस के लिए। ये वाली समस्या है, जो पहुंच वाली समस्या है। तो जस्टिस जो होता है एक्सपेंसिव हो जाएगा, आपके लिए महंगा हो जाएगा, त्वरित न्याय मिलेगा नहीं आपको। फिर हाई कोर्ट की अथॉरिटी को डिवैल्यू करने की इसने कोशिश की थी, क्योंकि उसने बाईपास कर दिया था, है ना, वो हमने पढ़ लिया है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होता है आपने पढ़ा है। कुछ लॉ कमीशन की रिपोर्ट पढ़ते हैं, वो बताएगा कि और मामला कितना गंभीर है। लॉ कमीशन कहता है कि टॉप 5 सेंट्रल ट्राइब्यूनल जो हैं इस कंट्री के, उसी में करीब 3.5 लाख केसेस पेंडिंग हैं। लॉ कमीशन की रिपोर्ट कहती है 5 जो सबसे शीर्ष
सेंट्रल ट्राइब्यूनल है इस कंट्री के, उसमें 3.5 लाख केसेस का बैकलॉग है। दूसरा ये कहता है कि ऑल्दो इनका डिस्पोजल रेट 94% के करीब है, लेकिन फिर भी बैकलॉग तो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? जो कि क्वालिफिकेशन आर गांधी केस में कहा गया था। आर गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनकी जो एग्जिस्टिंग जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट है उसको ट्रांसफ़र करते हैं आप ट्राइब्यूनल के पास। हाई कोर्ट के समकक्ष अगर इनको बनाते हो तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इनका कैपेसिटी और स्टेटस शुड बी एज नियरली एज पॉसिबल इक्वल टू रैंक स्टेटस एंड कैपेसिटी ऑफ द कोर्ट। मतलब कोर्ट के बराबर अगर इनको बना रहे हो तो इनकी कैपेसिटी, इनकी क्षमता, इनके मेंबर्स, उनकी क्वालिफिकेशन, उनको भी तो करीब कोर्ट के आसपास रखो। पहली बात। स्वतंत्रता के लिए इन्होंने क्या कहा? स्वतंत्रता के लिए क्या कहा कि आज की डेट में जो ट्राइब्यूनल्स काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ऐसी बॉडी को बनाने की ज़रूरत है, एक इंडिपेंडेंट निकाय बनाने की ज़रूरत है जो ट्राइब्यूनल के फंक्शनिंग के ऊपर ध्यान दे कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा है, किसमें कितनी पेंडेंसी है, कैसे कहाँ सीटों को भरा जाना चाहिए। ठीक है, इस सब तरीके की चीज़ों को देखने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, और ये रेगुलेटरी बॉडी एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने की ज़रूरत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आज की डेट में जो अलग अलग ट्राइब्यूनल्स हैं, जैसे भूमि सुधार के लिए है तो उसको अलग मिनिस्ट्री से पैसा मिल रहा है, अलग मिनिस्ट्री से उसका सब खर्चा वर्चा चल रहा है, उसकी अपॉइंटमेंट वो देख रहे हैं, उसका रिटायरमेंट वगैरह वो देख रहे हैं। लॉ मिनिस्ट्री कुछ और देख रही है, कैट का अलग मिनिस्ट्री आ रही है, सेट के लिए अलग। तो होता क्या कि अलग अलग मिनिस्ट्री से इनका क्या होता है, वित्त पोषण वगैरह ये सब चीज़ हो रही है। इसने कहा कि इससे इंडिपेंडेंस भी नहीं हो रही है। मैं देखिए, अगर उसी मिनिस्ट्री के खिलाफ जा रहा हूँ, मैं लॉ मिनिस्ट्री के खिलाफ या मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के खिलाफ कहीं जा रहा हूँ को केस करने उस ट्राइब्यूनल में, और उस ट्राइब्यूनल को जो पैसा रुपया आ रहा है वो भी वही मिनिस्ट्री दे रही है। ठीक है, उस ट्राइब्यूनल का जो अपॉइंटमेंट हुआ है चेयरमैन को वो भी वही मिनिस्ट्री कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि उस मिनिस्ट्री के खिलाफ वो सजा देगी? नहीं देगी। इसलिए इसने क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सारी जितनी भी ट्राइब्यूनल्स हैं सबकी फंडिंग वगैरह सारी चीज़ें, इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए सब कुछ आप जोड़ दो केवल एक मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री से। लॉ मिनिस्ट्री ही एकमात्र मिनिस्ट्री होगी। कितने भी तरीके ट्राइब्यूनल बनाना है बनाओ, लेकिन उन सबको जोड़ो, सिर्फ एक मिनिस्ट्री से उनका सब कुछ देखा जाना चाहिए, वो है लॉ मिनिस्ट्री। तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाओ और एक मिनिस्ट्री से जोड़ दो। एक्सेसिबिलिटी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ऑनलाइन जाओ, ये सब करो। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स के लिए एक इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, इंडिपेंडेंट कमेटी बनाने की ज़रूरत है। अब एक पॉइंट ये आया है कि 2019 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फाइनेंस एक्ट के तहत कुछ नए नियम कानून ला दिए हैं जो ट्राइब्यूनल्स को इस वाले पॉइंट के लिए, जो आर गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसको एक तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को 2019 में अब क्या आया है, नया गाइडलाइंस आई है सरकार की, जिसमें उन्होंने एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनाया जो सर्च भी करेगी और सिलेक्ट भी करेगी, ऐसी करने वाली कमेटी बनाई है, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। वो क्या काम करेगी? ट्राइब्यूनल्स के मेंबर्स, प्रेसिडेंट, इनको नियुक्त करने के लिए उनको सर्च करेगी और उनको सिलेक्शन करने के लिए सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करेगी? सिफारिश करेगी। मतलब जो काम डायरेक्टली सरकार कर रही थी, अब उसके बीच में कौन आ गई? एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी आ गई है। अब आप सोचेंगे भाई कमेटी मान लो खोजेगी भी और रिकमेंड करेगी, तो इस कमेटी में कौन है? इस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं, ठीक है, और अदर मेंबर्स भी हैं और जजेस वगैरह भी हैं। तो आप ये देख रहे हो जुडिशरी का रिप्रेजेंटेशन भी हो रहा है, इनफैक्ट चीफ जस्टिस तक का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से जुडिशरी अब एक तरीके का इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ट्राइब्यूनल्स के जो रोल है उसको और अच्छा बनाने में, उसकी फंक्शनिंग को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने में, और जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा था उसको हटाने में। अब किसी भी मेंबर को, प्रेसिडेंट को डायरेक्टली अपने मन से नहीं हटा सकते हैं, ट्राइब्यूनल के हेड को। अब यही सर्च कम सिलेक्शन कमेटी जो होती है, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी जो है, यही रिकमेंड करेगी, अगर किसी को हटाना है तो भी यही कमेटी रिकमेंड करेगी। वो इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी कि उसमें क्या जो उनके खिलाफ चार्जेस लगाए हैं वो सही है गलत है, और उसके हिसाब से ये होगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है। मैं आपसे एक बार अपील करता हूँ कि जो 2019 में किसी भी कोचिंग का याद डालना, आप गूगल पे सर्च करो कि न्यू गाइडलाइंस फॉर ट्राइब्यूनल्स, ऐसा करके सर्च करो, और वीडियो देखना है, पढ़ना है तो पढ़ लो आप। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आर गांधी केस किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है, और आज की डेट में ट्राइब्यूनल्स को किस तरीके से एक लीन बॉडी बनाने की कोशिश की जा रही है, उनको इफेक्टिव बॉडी बनाने की कोशिश की जा रही है। कैसे अब कोर्ट, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का भी इनके ऊपर एक तरीके का ओवरसाइट है। हालांकि एक तरीके की जो अलग बॉडी बनाने की बात की गई थी, ये वाला सिस्टम अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।
अच्छा, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग। नोट्स बनाने में आसानी रहती होगी। ये केसेस ज़रूर याद करिएगा। एसपी संपत कुमार केस है, या एल चंद्र कुमार केस है। इसके बारे में एक वीडियो अगर देखना हो तो बस गूगल पे या यूट्यूब पे यही सर्च करिए, इसका नाम, इसके बारे में वीडियोस आ जाएंगे, ठीक है। और ये आर गांधी केस है। और अभी जो मैंने आज का होमवर्क दिया वो ज़रूर करना है आपको, कि आपको 2019 में जो गाइडलाइंस आई हैं, ट्राइब्यूनल से रिलेटेड जो गाइडलाइंस आई हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, वो ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। वो सबसे रिसेंट डेवलपमेंट है, यूपी पीसीएस वही पूछ सकता है आपसे, ठीक है। यहाँ तक आपको पढ़ना है, वो लास्ट स्लाइड नहीं पढ़नी है, यहीं तक आपको पढ़ना है। चले फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए।